नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रगों में गर्म सिंदूर वाले भाषण के बाद पहलगाम हमले को लेकर कुछ सवाल पूछे थे। अब आप बोलेंगे कि ये रगों में गर्म सिंदूर वाला भाषण क्या था? दरअसल कल प्रधानमंत्री ने एक घोषणा की है, बहुत ही शानदार घोषणा की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने कहा है कि उनके रगों में खून नहीं बल्कि गर्म सिंदूर बह रहा है। तो गर्म सिंदूर नरेंद्र मोदी के रगों में बह रहा है, इसका मतलब उन्होंने जो 2 साल पहले कहा था, साल भर पहले कहा था कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, तो वो साबित कर रहे हैं कि वो नॉन बायोलॉजिकल है, क्योंकि रगों में खून बहता है, सिंदूर तो बहता नहीं। खैर, इस पर जब राहुल गांधी ने कल उनके इसी भाषण को कोट करते हुए कुछ सवाल पूछे थे, तो भाजपा तिलमिला गई थी, भारतीय जनता पार्टी तिलमिला गई थी और बीजेपी ने राहुल पर हमला करने के लिए अपने नेताओं को आगे बढ़ा दिया था। पूरे देश में अलग अलग जगहों पर बीजेपी नेता राहुल गांधी की देशभक्ति पर अब सवाल उठाने लग गए। उन्हें लगा होगा कि राहुल गांधी इसके बाद रुक जाएंगे, घबरा जाएंगे, डर जाएंगे, लेकिन राहुल ने फिर कुछ सवाल दाग दिए हैं। इस बार मोदी सरकार की विदेश नीति पर राहुल ने सीधा और तीखा हमला बोला है। इधर राहुल गांधी ने कांग्रेस प्रवक्ताओं की एक बैठक में आज समझाया है कि आपका मुकाबला स्तरहीन और कम ज्ञानी लोगों से है। यानी बीजेपी पर राहुल गांधी का यह बड़ा कटाक्ष है, जो बिना तथ्यों के राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमला बोलती रहती है। राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी के पास तथ्यों और इतिहास का अभाव है, जबकि आपके पास ये भरपूर है। इधर राहुल गांधी के आज के सवालों ने भारत और पाकिस्तान के संबंधों, ऑपरेशन सिंदूर के वक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो समर्थन मिलनी चाहिए थी, वो समर्थन की कमी और ट्रंप यानी डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति के मध्यस्थता वाले विवाद को सुर्खियों में ला दिया है। दरअसल एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं, उनके एक इंटरव्यू की क्लिप साझा करते हुए राहुल गांधी ने अंग्रेजी में एक ट्वीट किया है और इसमें 3 सवाल पूछे हैं। और इंटरव्यू में जो 3 सवाल पूछे हैं, लेकिन उससे पहले विदेश मंत्री भारत और पाकिस्तान के संघर्ष पर बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनसे भारत और पाकिस्तान के संघर्ष के बारे में सवाल पूछा जा रहा है विदेशी पत्रकार से। तो इस पर इसी को कोट करते हुए राहुल गांधी ने पूछा है कि भारत को पाकिस्तान के साथ क्यों जोड़ा गया। पहला सवाल इनका है कि भारत को पाकिस्तान के साथ क्यों जोड़ा गया। दूसरा सवाल है कि पाकिस्तान की निंदा करने में एक भी देश ने हमारा साथ क्यों नहीं दिया, यह दूसरा सवाल। तीसरा सवाल वो करते हैं, लेकिन उससे पहले कि इसका रेफरेंस क्या है वो आपके सामने रख देता हूं। भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिनों तक चले संघर्ष के बाद 10 मई को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच सीज फायर समझौते की घोषणा की थी। आपको याद होगा, क्योंकि इस घोषणा को नरेंद्र मोदी ने नहीं इसका ऐलान किया था, बल्कि सीज फायर का ऐलान किया था डोनाल्ड ट्रंप ने। और अब तक 8 बार इस बात को डोनाल्ड ट्रंप अलग अलग देशों के लोगों के सामने बोल चुके हैं। राहुल गांधी ने इसी रेफरेंस में अपना तीसरा सवाल किया है और तीसरा सवाल स्क्रीन पे है, जिसमें राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि ट्रंप को भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने के लिए किसने कहा। आखिर ट्रंप को भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने के लिए किसने कहा। यह सवाल राहुल गांधी के पिछले सवालों से ही बीजेपी नहीं संभल पाई थी और अब उसकी हालत और बिगड़ जाएगी जब ऐसे सवाल राहुल गांधी पूछेंगे। यानी राहुल पर उसके हमले कुछ और नीचे गिरते हुए होंगे, ये मान लीजिए। इसलिए क्योंकि राहुल गांधी ये सवाल पूछेंगे तो राहुल गांधी पर बीजेपी हमला बोलेगी, ये मान के चलिए। वैसे भी इस वक्त की राजनीति में नीचे गिरने की कोई सीमा नहीं है, हद दिख ही नहीं रही है। जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर को बीजेपी हिंदुत्व के तौर पर भुनाते हुए अपने वोट बैंक तक पहुंच रही है, वो काफी शर्मनाक और चिंताजनक है। अभी खबर आई है कि दिल्ली के रामलीला मंचों में अब ऑपरेशन सिंदूर की वीर गाथा दिखाई जाएगी। अब तक तो मोदी की सैन्य वर्दी वाले पोस्टर ही लगे हुए थे, जिसमें नरेंद्र मोदी सेना की वर्दी में हैं, हाथ में हेलमेट रखे हुए हैं, पीछे जहाज, लड़ाकू विमान दिखाई दे रहा है। वैसी एक तस्वीर आप देखे होंगे। लेकिन अब जो पोस्टर, अब हो सकता है कि वीर गाथा के मंचन में यह दिखा दिया जाए कि नरेंद्र मोदी खुद ही लड़ाकू विमान लेकर सीमा पार चले गए। जब नाटक ही करना है तो फिर कल्पनाओं पर लगाम क्यों लगेगी। कल्पनाओं के लगाम को आप बाहर हटाइए।
खैर, बीजेपी अपनी कल्पनाओं पर लगाम न लगाए, लेकिन जनता सब देख रही है दोस्तों। शायद यही वजह है कि मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने आज तीसरी बार कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर यह माफीनामा जारी किया है, जबकि शीर्ष अदालत यानी सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में एसआईटी बनाने का आदेश दिया है। खबर यह भी है कि नरेंद्र मोदी अब कानपुर में शुभम द्विवेदी के परिजनों से मिल सकते हैं। दरअसल मोदी 29 मई को बंगाल, 30 मई को बिहार के रोहतास और उत्तर प्रदेश के कानपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी कर सकते हैं और ऐसे में उनसे निवेदन किया गया है कि वो शुभम द्विवेदी के घर जाएं कानपुर, क्योंकि पिछली बार तो मोदी ने अपना कानपुर का दौरा टाल दिया था और वो बिहार चले गए थे। लेकिन अब तो सिंदूर की ताकत नरेंद्र मोदी की राजनीति को मिल गई है, इसीलिए वो कानपुर जा रहे हैं। और ताकत क्या, अब तो उनके रग रग में सिंदूर है। इसीलिए तो शुभम के पिता संजय द्विवेदी ने मांग की है कि उनके बेटे को शहीद का दर्जा दिया जाए। उनकी पत्नी भी राहुल गांधी से यही मांग कर चुकी हैं। आपको याद होगा जब राहुल गांधी शुभम द्विवेदी के घर गए थे कानपुर में। अब देखना होगा कि मोदी पहलगाम के किसी पीड़ित से मिलने की हिम्मत दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं। वैसे राहुल तो पहले ही पीड़ितों से मिल चुके हैं और कल वो पुंछ जाकर पाकिस्तान की गोलीबारी में शहीद हुए लोगों के परिजनों से मिलेंगे। इस बारे में जयराम रमेश ने आज ट्वीट कर तमाम जानकारी दी है। जयराम रमेश के उस ट्वीट को आपके सामने लाना चाहता हूं। जयराम रमेश का ट्वीट जरा स्क्रीन पर ले आइए और उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी है ये हम आप तक रखेंगे। और इधर जब जयराम रमेश अपनी बात इसी की जानकारी दे रहे हैं, जिसमें कह रहे हैं कि लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी कल यानी 24 मई को पुंछ का दौरा करेंगे, जहां वो हाल ही में पाकिस्तान की गोलीबारी में मारे गए लोगों के शोकाकुल परिजनों से मुलाकात करेंगे। इससे पहले 25 अप्रैल को वे श्रीनगर गए थे, जहां उन्होंने पहलगाम में हुए बर्बर आतंकी हमले में घायल लोगों और अन्य संबंधित पक्षों से मुलाकात की थी। उन्होंने उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री से भी भेंट की थी। ये जानकारी यहां पर आधिकारिक तौर पर जयराम रमेश ने दी है। वहीं उमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी राहुल गांधी के जम्मू कश्मीर आने पर खुशी जताई है। उमर अब्दुल्ला ने इस मसले पर क्या कुछ कहा है, आइए जरा सुन लीजिए। हाँ, उनका पुंछ का दौरा है, अच्छी बात है। आ रहे हैं, वहाँ लोगों से मिलेंगे, हमदर्दी थोड़ा सा इजहार करेंगे। मैं बिलखसूस तृणमूल कांग्रेस का शुक्रगुजार हूँ कि सबसे पहले शुरुआत उन्होंने की। उनके 5 मेंबर आए, बाय रोड गए, पुंछ भी गए, अब रजौरी में हैं, रजौरी से वापस जम्मू जाएंगे। उनका आना और लोगों की बात सुनना ये बड़ी अच्छी बात है और हमें लगता है कि इस मुश्किल दौर में हमारे साथ कुछ लोग खड़े हैं। तो सुन रहे थे आप राहुल गांधी को लेकर पूछे गए सवाल में उन्होंने कहा कि अच्छी बात है वो आ रहे हैं, और उसके अलावा तृणमूल कांग्रेस के 5 सदस्य सांसद जो हैं वो वहां पहुंचे हुए हैं और वो भी पुंछ गए हैं, रजौरी गए हैं और ये सारी बातें, और सड़क मार्ग से गए हैं, ये बातें यहां बताते हुए उमर अब्दुल्ला। इधर पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश के भीतर सियासी घमासान मचा है, और वहीं जब इधर देश में कुछ घमासान मचा हुआ है और देश के इस घमासान में बार बार ट्रंप साहब जो हैं वो चले आते हैं। ट्रंप साहब के कुछ फैसले सामने आ जाते हैं और ट्रंप साहब, आप याद कीजिए कि लगातार ट्रेड की बात कर रहे हैं, और उधर नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं हो सकता, लेकिन उसी ट्रेड के दम पर ट्रंप साहब सीज फायर करवा देते हैं। लेकिन वहीं अब ट्रंप जो हैं ऐसे फैसले ले रहे हैं जिनसे राहुल गांधी की बात सही साबित होती हुई नजर आती है कि आखिर विदेश नीति किस दिशा में हमारी बढ़ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि उन्होंने एप्पल के आईफोन भारत में न बनाने की सलाह एप्पल के सीईओ टिम कुक को दी है। आपको याद होगा एप्पल का जो आईफोन है वो भारत में इसका निर्माण होने लगा है और इसको भारत में न बनाए टिम कुक, ये बात उन्होंने कही थी डोनाल्ड ट्रंप ने। आज अब डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने टिम कुक को सीधे चेतावनी दे दी है कि भारत में आईफोन अगर बनाएंगे आप और अमेरिका में बेचे गए तो फिर 25% का टैरिफ लगेगा। इस पर कांग्रेस ने फिर मोदी पर सीधा हमला बोला है, निशाना साधा है। और यहां पर
क्या कुछ कहा है कांग्रेस ने, यह जरा दिखा देता हूं, आपको बता देता हूं। साफ साफ कांग्रेस कह रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर एप्पल के सीईओ टिम कुक से कहा है कि भारत में बने हुए आईफोन अमेरिका में न बेचे जाएं। अमेरिका में वही आईफोन बिकेगा जो अमेरिका में बनेगा। अगर भारत के बने हुए आईफोन अमेरिका में बेचे तो 25% का टैरिफ लगेगा। इससे पहले कतर में भी डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, मुझे भारत में आईफोन बनने से दिक्कत है। यह सीधे तौर से भारत के निवेश पर हमला है। क्या नरेंद्र मोदी इस बयान की निंदा करेंगे? ट्रंप लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं। यहां पर ट्रंप लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जिसका जवाब मोदी सरकार को देना चाहिए, लेकिन मोदी सरकार खामोश है। आखिर इस चुप्पी की क्या वजह है? यहां पर आखिर इस चुप्पी की क्या वजह है? तो कांग्रेस बार बार मोदी की चुप्पी पर सवाल उठा रही है और बीजेपी इस बात से परेशान है कि आखिर राहुल गांधी क्यों चुप नहीं रहते, वो क्यों सवाल करते हैं। इस पर संजय राउत ने राहुल गांधी का साथ देते हुए बीजेपी को बड़ा संदेश दे दिया है। संजय राउत को आप जानते हैं, सांसद हैं राज्यसभा में, शिवसेना उद्धव गुट से, यूबीटी से, और वो क्या कह रहे हैं, राहुल गांधी का कैसे साथ दे रहे हैं, जरा वो सुन लीजिए। तो राहुल गांधी ने जो सवाल पूछा है, वो सवाल में गलत क्या है? हर देशवासियों के मन में ये सवाल है, बीजेपी के ट्रोलर्स के मन में नहीं, शायद नहीं हो सकता है सवाल कि पाकिस्तान के ऊपर हम भरोसा नहीं कर सकते। ये सवाल अगर राहुल जी ने पूछा है तो देश के 140 करोड़ जनता नहीं तो पूरा विश्व ये कहेगा कि पाकिस्तान के ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते। ये पहली बात। दूसरी बात है कि ट्रंप से हमको क्या फायदा हुआ? ट्रंप ने तो हमारा नुकसान ही किया है। हमारा जो युद्ध चल रहा था, टेररिज्म के खिलाफ युद्ध चल रहा था, कोई जमीन हड़पाने का काम नहीं चल रहा था ना, इजराइल जैसा। हम तो हमारा जो देश का सुरक्षा है, लोगों की सुरक्षा है, टेररिज्म खत्म करने के लिए पाकिस्तान के साथ हमने हमला शुरू किया, प्रेसिडेंट ट्रंप ने रुकवाया। तो ट्रंप ने हमारा नुकसान ही किया है, तो ट्रंप से क्या फायदा हो गया? राहुल जी ने अगर ये सवाल पूछा है तो मुझे लगता है ये सवाल जनता के मन की बात है। तीसरी बात जो कहा है, ये सच है कि हमारा खून खौलता है, हमारे रगों में खून है और देशभक्ति का खून है, भारत प्रेम का खून है। और जब ये 26 हमारे महिलाओं का सिंदूर खत्म कर दिया तो हमारा खून आज भी खौलता है। हमारे खून में खून के सिवा कुछ नहीं है, इतना मैं कहूँगा। बीजेपी कह रही है कि पाकिस्तान पोस्टर बॉय है राहुल गांधी। देखिए, बीजेपी डोनाल्ड पोस्टर बॉय है क्या? बीजेपी डोनाल्ड पोस्टर बॉय है क्या है? राहुल गांधी जी ने क्या गलत सवाल पूछा है? आप सवाल समझ तो लीजिए। आपको सवाल समझते नहीं, इसलिए तो आपको अपोजिशन के एमपीज को विदेश भेजना पड़ा, देश की भूमिका वहां रखने के लिए। मैंने देखा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, हमने 1971 के पराजय का बदला लिया है। ये भाषा है वहां की। कौन सा बदला लिया भारत का? हिम्मत कैसी होती है इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करने का पाकिस्तान का? जब 1971 में इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को पराभूत किया था। तो सुन रहे थे आप यहां संजय राउत को। तो देश में सत्ता और विपक्ष के बीच एक बार फिर तलवारें खिंच गई हैं दोस्तों, और इस लड़ाई में आज राहुल गांधी ने दिल्ली में राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय कांग्रेस प्रवक्ताओं को बड़ी नसीहत दी है। पार्टी प्रवक्ताओं को मंत्र देते हुए, नसीहत देते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि आपका मुकाबला स्तरहीन और कम ज्ञानी लोगों से है। आपको उस स्तर पर उतरकर बहस नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी है। अपना पक्ष आक्रामक तरीके से रखें। बीजेपी के पास तथ्यों और इतिहास का अभाव है जो आपके पास भरपूर है। देश भर से आए करीब 140 प्रवक्ताओं और मीडिया पैनलिस्ट से राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के ट्रैप में नहीं फंसना है। टीवी डिबेट में अपना पक्ष आक्रामक तरीके से रखें, बिल्कुल भी डिफेंसिव नहीं होना है। बीजेपी के पास तथ्यों और इतिहास का अभाव है जो आपके पास भरपूर है, इसका पूरा इस्तेमाल कीजिए। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक पोस्ट में कहा है कि यह कार्यशाला, जो वर्कशॉप आज की है कांग्रेस पार्टी ने, यह कार्यशाला केवल एक कार्यक्रम नहीं है, यह हमारे विचार और संघर्ष की निरंतरता है।
और इधर नीति आयोग की बैठक में भाग लेने आए तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने आज राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात की। यह मुलाकात तब हुई जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात तब हुई है जब तमिलनाडु और केंद्र सरकार कई मुद्दों पर आमने सामने हैं और कल नीति आयोग की बैठक होने वाली है। तमिलनाडु और केंद्र सरकार और इसके अलावा कल ही तमिलनाडु के मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को फटकार लगाई है, आपको याद होगा। तो दोस्तों बहुत कुछ है, आज दिन भर खबरें इतनी हैं और उसमें भी राहुल गांधी सेंटर पॉइंट में बने हुए हैं कि न्यूज पॉइंट की तैयारियां करने से पहले बहुत कुछ देखना पड़ता है कि आखिर क्या लेकर आपके पास आए, क्या लेकर ना आए, और उन सब के बीच तड़का लगाते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आते हैं। तो आइए आज चर्चा करेंगे कि किस तरह राहुल ने बीजेपी को घेरने के लिए बना ली है नई रणनीति और कैसे उलझ रही है बीजेपी। इन तमाम गंभीर सवालों का जवाब आखिर नरेंद्र मोदी कैसे देंगे, नरेंद्र मोदी के सामने कैसे गंभीर चुनौतियां पैदा हो गई हैं, ये सारी चीजें हम समझने की कोशिश करेंगे इस चर्चा में। और राहुल की नई रणनीति में कैसे उलझ गई है भाजपा, ये सब समझते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं। देखिए 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। देखिए पंकज चतुर्वेदी जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, प्रफुल्ल कोलख्यान जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सीधे आना चाहता हूँ सबसे पहले अमलेंदु जी आपके पास। अमलेंदु जी, राहुल गांधी का जो ये 3 सवाल है, यहीं से शुरुआत करते हैं। और ये 3 सवाल जो उन्होंने पूछा, एक बार फिर उसको स्क्रीन पे ले आइए, मैं अपनी टीम को कहूँगा। वो 3 सवाल राहुल गांधी के सबसे शुरुआत में हमने दिखाए थे, और ये 3 सवाल भारत को पाकिस्तान के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है। पहला, पाकिस्तान की निंदा करने में एक भी देश ने हमारा साथ क्यों नहीं दिया। ये दूसरा, ट्रंप को भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करने के लिए किसने कहा। ये तीसरा। और ये 3 सवाल जब राहुल गांधी पूछते हैं तो बीजेपी देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगती है। अमलेंदु जी। बिल्कुल राजीव जी, देखिए एक तो राहुल गांधी ने जो सवाल पूछे हैं बहुत मौजू हैं, और जाहिर सी बात है कि ये सवाल बीजेपी को और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काफी ज्यादा परेशान करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो यही राजीव जी की, जैसे कहा कि भाई पाकिस्तान के साथ भारत को क्यों जोड़ा, क्योंकि ट्रंप ने कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों उनके लिए बहुत प्रिय हैं, और पहले उन्होंने कहा कि वो दोनों से हथियार रखने के लिए नहीं कह सकते। सबसे पहला बयान जो था वो ट्रंप का ये था जिस समय विवाद चल रहा था, ऑपरेशन सिंदूर शुरू नहीं हुआ। और ऑपरेशन सिंदूर राजीव जी शुरू होने के बाद जब मध्यस्थता या सीज फायर वाली बात आई, तो ट्रंप ने कहा कि उन दोनों देशों से उनकी लंबी बातचीत हुई है अमेरिका की, और उसके बाद दोनों जो है वो तैयार हो गए हैं सीज फायर करने के लिए और युद्ध विराम हो जाएगा। तो ये सवाल पूछा जा रहा है, राहुल गांधी ने पूछा है और भी लोग पूछ रहे हैं। और राहुल गांधी के सवाल चूंकि राजीव जी ज्यादा चुभते हुए होते हैं, टू दी पॉइंट होते हैं और सीधे सीधे वार करने वाले होते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी घायल भी ज्यादा होती है। अब खून तो बचा नहीं है, तो जो खोलता हुआ राजीव जी सिंदूर है वही चलाने लगता है भारतीय जनता पार्टी का। खून होता तो कम से कम कुछ सवालों के जवाब मिलते। तो अब राहुल गांधी ने जो पूछा है कि भाई ये क्यों भारत और पाकिस्तान को एक साथ खड़ा किया गया, यानी कि ये भारत की विदेश नीति की एक तरीके से हार है कि अभी तक पाकिस्तान को भारत के बराबर नहीं रखा जाता था। चाहे कोई देश हमारे पक्ष में हो या नहीं हो, लेकिन पाकिस्तान को हमारे साथ बराबरी पर रखने की हिम्मत नहीं कर सकता था। लेकिन आज राजीव जी 11 वर्षों की मोदी सरकार की विदेश नीति का परिणाम ये है कि आज भारत और पाकिस्तान को कोई भी दुनिया का देश बात कर रहा है तो वो एक साथ रखकर बात कर रहा है। और यहाँ तक कहा जा रहा है कि दोनों परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं, तो परमाणु संपन्न राष्ट्र तो पहले भी थे, लेकिन पहले तो कभी पाकिस्तान को भारत के साथ इस तरीके से नहीं रखा गया। तो जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी ने सवाल पूछे वो काफी ज्यादा परेशान करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है। तो जो मध्यस्थता वाली बात रही, ये जाहिर सी बात है कि किसने कहा ट्रंप से क्या मध्यस्थता की थी, क्योंकि ट्रंप तो बार बार कह रहे हैं कि हमने मध्यस्थता की, हमने ही रुकवाया। 8वीं बार कल फिर कह दिया ट्रंप ने, लेकिन नरेंद्र मोदी के मुख से एक बार भी ट्रंप का नाम नहीं निकला है और ये जवाब नहीं आया है कि ट्रंप साहब आप झूठ बोल रहे हैं, आपने मध्यस्थता नहीं कराई है। और जैसा कि मोदी ने कल कहा बीकानेर में साहब पाकिस्तान जो था वो गिड़गिड़ाया, और राष्ट्रीय नाम संदेश में भी कहा कि पाकिस्तान गिड़गिड़ाया था, हमने जो था वो सीज फायर किया। तो यही बात आप खुलकर ट्रंप का नाम लेकर क्यों नहीं कह सकते कि ट्रंप साहब आप गलत बयानी कर रहे हैं, पाकिस्तान हमारे सामने आके गिड़गिड़ाया था तब हमने सीज फायर किया। इतनी बात कहने में मोदी का क्या जा रहा है, अगर ट्रंप का कोई इसमें योगदान नहीं है और ट्रंप ने कहीं सीज फायर नहीं करवाया है।
तो राजीव जी, ये सवाल भारतीय जनता पार्टी को काफी ज्यादा परेशान करने वाले हैं और बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से अपनी बातें रख रहे हैं उनको भी ये काफी ज्यादा बेचैन करने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत जी, आपके पास आना चाहता हूं। राहुल गांधी लगातार सवालों पर सवाल दाग रहे हैं। बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर है। बीजेपी कह रही है राहुल गांधी जो बयान दे रहे हैं उसको पाकिस्तान में उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है। आप देखिए, चाहे नेहा सिंह राठौर ने अगर कोई गाना गाया तो कह रहे हैं कि नेहा सिंह राठौर का गाना जो है पाकिस्तान में इस्तेमाल किया जा रहा है। राहुल गांधी कुछ बोलते हैं तो कहा जाता है राहुल गांधी का इस्तेमाल वहां हो रहा है पाकिस्तान में। अब हम लोग तो पाकिस्तान में देख नहीं पाते, बीजेपी के लोग पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है ये कैसे देख लेते हैं? एक तो ये समझ में नहीं आया मुझे आज तक। कल को आपके कुछ बयान को, वक्तव्यों को भी पाकिस्तान में कहा जाएगा, हमारे कुछ वक्तव्यों को भी कहा जाएगा कि आप लोग भी ऐसे सवाल कर रहे हैं, देखिए वहां इसका फायदा देश के खिलाफ आप लोग बोल रहे हैं। लेकिन सवाल से भाग क्यों रही है बीजेपी? और जो राहुल गांधी आज अपने कार्यकर्ताओं को 140 कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे दिल्ली में, उन्होंने साफ साफ कहा ये स्तरहीन लोग हैं और इसीलिए और इनके पास ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है। मतलब राहुल गांधी इस बात को अच्छी तरह से जान रहे हैं, अपने लोगों को घुट्टी पिला रहे हैं कि इनके स्तरहीनता में बिलो द बेल्ट वाली जो बात होती है वहां तक मत पहुंचिए, अपनी बात पुरजोर तरीके से रखिए। एक वीडियो और वायरल हो रहा, आपने देखा होगा, एक बड़े चैनल की एक महान जो एंकर हैं वो उठ के खड़ी हो जाती हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता के पास चली जाती हैं, क्योंकि वो कांग्रेस का प्रवक्ता कह रहा है कि बस 10 सेकंड 20 सेकंड दे दीजिए, मैं अपनी बात पूरी कर दूं। और सवाल पूछना चाह रहा है कांग्रेस का प्रवक्ता जो है वो बीजेपी से, इसलिए वो डिफेंसिव मोड में वहां तक पहुंच जाती हैं। तो यहां राहुल गांधी की जो स्ट्रेटेजी है ये कैसे यहां पर एक मारक भूमिका में नजर आ रही है, या क्या आगे आने वाले समय में इसका और भी हम लोग नरेंद्र मोदी के ऊपर प्रहार देखेंगे? क्या देखते हैं आप? देखिए, जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की मीडिया नीति का सवाल है, वर्कशॉप करें, बड़ी अच्छी बात है। हम इस पे कई बार चर्चा कर चुके हैं कि कांग्रेस को मौजूदा परिप्रेक्ष्य में बहुत साइंटिफिक तरीके से अपनी मीडिया स्ट्रेटजी के बारे में पुनर्विचार करना चाहिए। क्या आप उन्हीं चैनलों को खाद पानी दोगे, स्वीकार्यता बनाओगे जो चैनल दिन रात आपको जो है वो गालियां देते हैं, नफरत करते हैं? मैं लंबा मीडिया पे नहीं बोलना चाहता हूँ, उस गोदी मीडिया पे, लेकिन एक बड़ी सिंपल सी बात है राजीव जी कि ये मामला वैचारिक है। इसका पैसे से, रेवेन्यू से, विज्ञापन से कोई लेना देना नहीं है, न सरकार के दबाव से भी नहीं लेना देना। ये पूरा वैचारिक मामला है और ये मीडिया जो है वो कई बार मैं कह चुका हूँ कि वो नफरत वाला मीडिया बन चुका है, रवांडा रेडियो की तरीके का बन चुका है। इस पे बहुत ये कांग्रेस पार्टी को सोचना है कि वो इस मीडिया के साथ क्या कर सकते हैं। अब रही बात देश नीति की, जो राहुल गांधी ने सवाल उठाए राजीव जी, वो सवाल राहुल गांधी के नहीं है, वो सवाल पूरे देश के होने चाहिए और पूरे देश में इस बारे में गंभीर चर्चा होनी चाहिए कि ऐसा क्या हुआ कि 78 साल में सबसे बुरी विदेश नीति हम देख रहे हैं। हमने पाकिस्तान से 4 लड़ाइयां लड़ी हैं, फुल स्केल वॉर, और उसके बीच में इस तरीके की झड़पें भी हुई हैं जैसी अभी हाल फिलहाल हुई। कभी भी भारत इस तरीके से अलग थलग नहीं हुआ जैसा अब हुआ है। इसकी वजह हम लोगों को तलाशनी होगी, देश के सिविल सोसाइटी को, बुद्धिजीवियों को, प्रोफेसरों को, राजनीतिक पार्टियों को, डिप्लोमेट्स को, और देश हित में इसको ठीक करना होगा। जो हो रहा है राजीव जी वो क्या है कि विदेश नीति का एकमात्र सिद्धांत होता है राष्ट्रहित। मोदी जी ने विदेश नीति का मतलब स्वहित और पार्टी हित कर दिया, उसमें राष्ट्र कहीं नहीं है। उसमें राष्ट्रहित अगर होता तो आपके साथ 4 देश खड़े होते। आज जितना हजारों करोड़ रुपए आपने 71 देशों की यात्रा में और 130 बार विदेश जाके किया है, तो आपके साथ लोग खड़े होते। ट्रंप बार बार ये नहीं कहता
कि हमने मध्यस्थता की है। ट्रंप आपको इस तरीके से बेइज्जत नहीं करता कि भारत में अगर आईफोन बनेगा तो अमेरिका में नहीं बिकने देंगे, अमेरिका में बिकेगा तो टैरिफ लगाएंगे। इस तरीके से भारत के खिलाफ खुल्लम खुल्ला बड़ी से बड़ी ताकत कभी बोल नहीं पाई। ये कमजोरी दिखाती है नरेंद्र मोदी की। आप रैली में अपने समर्थकों के बीच में आप जो भी सलीम जावेद की लिखी हुई फिल्म स्क्रिप्ट की तरह डायलॉग बोल दें, उससे विदेश नीति नहीं चलती है। विदेश नीति एक गंभीर मसला है। और अब देखिए क्या क्या हुआ है, बड़ी फेलियर। एक तो पाकिस्तान के मामले पर आपके साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। अभी जब हमारे सलमान खुर्शीद जो विदेश मंत्री रह चुके जापान गए, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री से मिले, उनके पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन से मिले, कुछ थिंक टैंक से मिले। इन्होंने अपनी बात रखी है। उन्होंने क्या कहा, ये इसका कोई हवा नहीं है। तो जो विपक्ष के नेता भी जा रहे हैं उनको भी क्यों कामयाबी नहीं मिल रही। सलमान खुर्शीद तो विदेश मंत्री रह चुके हैं, बड़े झंडे गाड़े उन्होंने जब वो विदेश मंत्री थे। तो ऐसा क्या हो गया कि अब इनको कामयाबी नहीं मिल रही। इसलिए नहीं कामयाबी मिल रही कि उसमें बीच में मोदी जी आते हैं जी। आपको लगता है राजीव जी की जो मोदी जी का कल का भाषण था कि मेरी नसों में जो है वो सिंदूर बह रहा है, गर्म सिंदूर, इस तरीके के भाषण का संज्ञान नहीं लिया जाता विदेशों में। उनकी एम्बेसीज यहाँ पे क्या खाली बैठे हुए हैं? वो सब चीज को ट्रांसलेट करके भेजते हैं। उसमें सबसे जो प्रॉब्लमेटिक वाली बात है वो क्या है, आप नरेंद्र मोदी जी बार बार ये कह रहे हैं कि हम परमाणु धमकी से नहीं डरेंगे। तो क्या पाकिस्तान ने परमाणु धमकी दी? इस बात का खुलासा होना चाहिए, क्योंकि आपके ही विजय सचिव जब अपोजिशन के नेताओं को ब्रीफ कर रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं बार बार कि पाकिस्तान की तरफ से न्यूक्लियर सिग्नलिंग नहीं थी। तो विदेश सचिव कुछ और बात कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कुछ और बात कह रहे हैं, और ये बातें बाहर जाती हैं। इसलिए इसका कोई असर नहीं हो रहा है। भारत पाकिस्तान कम से कम 2 दशक हो गए राजीव जी। कॉन्डोलीसा राइस और मैडलिन ऑलब्राइट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करती थी। तब ये होता था कि अमेरिका से कोई आ रहा है या कोई बयान जारी हो रहा है तो एक ही सेंटेंस में भारत पाकिस्तान का नाम होता था। ये पिछले 3 प्रधानमंत्रियों ने इस पर मेहनत की, और उनके कार्यकाल में खासकर मनमोहन सिंह के समय में, कि पाकिस्तान इंडिया को एक ही खाने में रखना बंद किया अमेरिका ने और पश्चिमी देशों ने। मोदी जी ने वापस कर दिया उसको। IMF की लोन की मीटिंग हुई, भारत उसमें अलग थलग पड़ गया। आपने एब्सटेन किया लेकिन बाकी लोगों ने वोट किया जी। और आज वो कल ही IMF की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, स्टेटमेंट आया उनका कि कंसेंसस और मेजॉरिटी के आधार पर फैसला हुआ। तो ये आपकी विदेश नीति की फेलियर है, बड़ी विफलता है कि आप पाकिस्तान को ब्लॉक नहीं कर पा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर। तो जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो उस पर चर्चा पूरे देश में होनी चाहिए कि विदेश नीति पार्टी का हित नहीं है, विदेश नीति अपनी राजनीति चमकाने का कोई अवसर नहीं है। विदेश नीति का मतलब ये नहीं है कि विदेशों की धरती पर जाएं और वहाँ पे रहने वाले गुजरातियों को आप जमा करके और वहाँ पे सम्मेलन करें तंबू करार लगा के। वो विदेश नीति नहीं है, उसका असर खराब जाता है। और एक आखिरी बात, जो पोस्टर रिलीज हुए हैं मोदी जी के सेना की यूनिफॉर्म में, देखिए सेना की यूनिफॉर्म कौन पहनेगा कौन नहीं पहनेगा इस पर बहुत नियम है, लेकिन उसके अलावा मुझे याद है कि करगिल युद्ध के समय बीजेपी के दफ्तर में सेना का पोस्टर लग गया था वाजपेयी जी के साथ, करगिल युद्ध की विजय का। उस वक्त के सेना अध्यक्ष जनरल VP मलिक ने वाजपेयी जी को फोन किया, अपनी आपत्ति जाहिर की
और कुछ ही घंटों के अंदर वो पोस्टर वाजपेयी जी ने उतार दिया। सेना का इस्तेमाल पॉलिटिकल पार्टी के अपने प्रचार में नहीं होता है। सेना किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं, वो देश की है, भारत के संविधान के अंतर्गत काम करती है जी। मोदी जी सेना का राजनीतिकरण कर रहे हैं और सेना का राजनीतिकरण अच्छा नहीं है, भारत की स्थिति परिस्थिति में भी अच्छा नहीं है। भारत का संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है और सेना का राजनीतिकरण हम अपने पड़ोस में देख रहे हैं कि जब होता है तो क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सेना का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। इधर सवाल राहुल गांधी पूछ रहे हैं, सवालों का जवाब देने से बचने के लिए कुछ और भी अग्रेसिवनेस के साथ यहां बीजेपी दिखाई दे रही है, लेकिन उल्टा प्रहार कांग्रेस के ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर और जिस ढंग से हो रहा है उसमें सीधे राहुल गांधी का कनेक्शन लगातार आप देख रहे हैं कि एक पोस्टर राहुल गांधी का जारी किया गया था जिसमें आधा चेहरा राहुल गांधी का और आधा चेहरा असीम मुनीर जो वहां के अब फील्ड मार्शल बन चुके हैं उनका चेहरा लगाया गया था। तो ये सब दिखाने के लिए कि अगर आप कुछ भी कोई भी सवाल सत्ता पक्ष पर दागेंगे, सत्ता पक्ष से कुछ भी सवाल पूछेंगे तो आपका कनेक्शन सीधे पाकिस्तान से जोड़ दिया जाएगा। ये स्थिति यहां हो गई है पंकज चतुर्वेदी जी। फिर ऐसे में क्या सत्ता पक्ष से सवाल करना छोड़ दिया जाए? हम और आप भी अब छोड़ दें सवाल करना? राहुल गांधी तो विपक्ष के नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, और अगर विपक्ष का नेता, राजनेता अगर सवाल नहीं करेगा तो कौन करेगा सवाल? ये तो देश को भी पूछना चाहिए। पहलगाम आप गए कि नहीं गए, आप कानपुर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, आप शुभम द्विवेदी के घर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये सवाल तो लगातार बारंबार पूछे जा रहे हैं ऐसे सवाल। लेकिन अगर दूसरे सवाल पूछे जाएं कि क्यों ट्रंप साहब को बीच में आना पड़ा, क्यों ट्रंप कहीं और दूसरे देश में जाके, कतर में और दूसरे देश में जाके कहते हैं कि आप एप्पल अगर इंपोर्ट करेंगे, बनाएंगे भारत में और इंपोर्ट करेंगे अमेरिका तो हम इंपोर्ट करने नहीं देंगे, टैरिफ लगाएंगे, और 25% टैरिफ की घोषणा तक कर देते हैं आज। तो विदेश नीति है कहां हमारी? तो दो तीन चीजें पैरेलल चल रही हैं, लेकिन इन सब के बीच नरेंद्र मोदी का बखान करते रहिए और रगों में सिंदूर दौड़ाते रहिए, यही माना जाए। नमस्कार राजीव जी, मैं अपनी बात थोड़ी सी एक बड़ी सी लाइट मूड की वाक्य से करना चाहूंगा। आपको याद होगा कि जब यूक्रेन से बहुत सारे छात्रों को निकलवाना था तो उसी समय वो एक चर्चा आई थी, पापा युद्ध रुकवा दिया, याद है ना? जी, तभी तो चर्चा आई थी कि पापा युद्ध रुकवा दिया। लेकिन कल रात में पापा युद्ध नहीं रुकवा पाए। जब मॉस्को में भारतीय प्रतिनिधि मंडल उतरने वाला था, 23 ड्रोन मारे यूक्रेन ने। भारतीय प्रतिनिधिमंडल 45 मिनट हवा में घूमता रहा तो पापा वो ड्रोन नहीं रुकवा पाए, बाकी युद्ध तो रुकवा लेते हैं। तो ये एक वास्तविकता मजाक की नहीं है, ये हमारी विदेश नीति की मजाक है। दुर्भाग्य की बात है कि जो बात राहुल गांधी बार बार कह रहे थे चाइना को लेकर, विदेश नीति को लेकर, वो बातें आज सब सामने आ रही है। अब आप देखिए, अभी तो हम ये तय नहीं कर पा रहे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध था कि नहीं। अभी तो हम यही कह रहे हैं, एक पक्ष ये कह रहा है सरकार का कि वो युद्ध था, दूसरा पक्ष कह रहा है कि युद्ध नहीं था, हमने तो केवल आतंकी ठिकानों पर हमला किया था और उसकी हमने सूचना दे दी थी। देखिए, युद्ध और नॉन स्टेट एक्टर्स पे अटैक, ये दो अलग मसले थे। अब जो भी था उसके बावजूद 5 दिन तनाव में दुनिया देख रही थी। दोनों एटॉमिक पावर्स से लेस देश एक दूसरे पे ड्रोन चला रही थी, लेकिन पाकिस्तान के साथ में सीधे सीधे अजरबैजान और तुर्की खड़ा हो गया, भारत के साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। अब आप देखिए, अजरबैजान से हमारे संबंध सिल्क रूट से, अजरबैजान से हमारे स्ट्रॉन्ग कल्चरल रिलेशन है। जो गिने चुने विश्व के 24 देश हैं जिनसे इंटर कल्चरल रिलेशन है, उसमें अजरबैजान है, बाकू है। वो क्यों हमारे खिलाफ चला गया? तुर्की है, खिलाफत आंदोलन से आज से 105 साल पुराने इस देश का एहसान मानते हैं वो लोग। जब आप उस देश में जाएं, वो देश हमारे खिलाफ क्यों खड़ा हो गया? केवल इसलिए कि हमने अजरबैजान के घोर विरोधी क्रोएशिया को
अपनी आकाश मिसाइल बेचना शुरू कर दी, और उससे अजरबैजान और तुर्की दोनों के बीच में सुरक्षा का माहौल पैदा हो गया। ये स्थानीयता पर, क्षेत्रीयता पर जो इनबैलेंस भारत ने पैदा किया, वो हमारी विदेश नीति की सबसे बड़ी हार है। कुछ आकाश मिसाइल बेचने से भारत को इतना बड़ा फायदा नहीं होता जितना फायदा हमको तुर्की और अजरबैजान से लेकर मुस्लिम राष्ट्रों का हमारे विपक्ष में ना रहने से होता है। यह हमारी विदेश नीति की असफलता है। और यदि इस पर कोई सवाल करता है तो जवाब में खून में सिंदूर बहने लगता है। अब मुझको समझ में नहीं आ रहा, जापान में भाई साहब बोल रहे थे कि हमारे खून में व्यापार है, अब खून में सिंदूर है। तो व्यापारी सिंदूर है या सिंदूर ही व्यापार है या खून ही व्यापार है? बहुत सारे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो स्टैटिस्टिक्स में होते हैं, आप देख लीजिए। लेकिन सवालों की श्रृंखला इसलिए बड़ी है। देखिए, जो मूल सवाल है, 1 महीना पूरा हो गया, क्या हम आज तक उन आतंकवादियों को आइडेंटिफाई कर पाए, उनको पकड़ पाए, उनको मार पाए जिन्होंने वो हमला किया था? नहीं। क्या हम उन कारणों को ढूंढ पाए जिन कारणों के चलते वो आतंकवादी बॉर्डर क्रॉस करके इतना भारी हथियार लेकर हमारी सीमा में घुसते हैं, कांड करते हैं और चले जाते हैं? वो जो सुरक्षा की कमी थी और इंटेलिजेंस की कमी थी, उसका जिम्मेवार कौन है? ये सवाल क्या हम नहीं पूछेंगे? यदि ट्रंप हिम्मत कर रहा है कि मैंने बीच में आकर समझौता कराया, क्या हम सवाल नहीं करेंगे? सवाल की लंबी लिस्ट है। क्या यह सवाल नहीं किया जाएगा कि विदेश मंत्री कहते कि हमने हमला करने से पहले पाकिस्तान को बता दिया था, और भक्तगण बोल रहे हैं ये तो नीति है, ये नियम है कि हमला करने से पहले बताना पड़ता है। आप बताइए, वर्ल्ड में क्या ऐसी कौन सी नीति थी? तो फिर रूस को यूक्रेन में क्यों नहीं बता दिया था आज कि भाई भारतीय प्रतिनिधिमंडल आ रहा, हम 23 ड्रोन मारने वाले हैं? तर्क और कुतर्क। देखिए, सवाल जो है वो राजनीति नहीं, लोकतंत्र का प्रमुख हिस्सा है, वरना हम राजतंत्र में चले जाएंगे जहां पर जो राजा ने बोला वही सब कुछ सच है। यदि सुप्रीम कोर्ट किसी बात पर सवाल करती है और राष्ट्रपति उस पर प्रश्न करती है और पूछती है, स्पष्टीकरण देती, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। बिल्कुल, यह हक है। यदि आपको जिन लोगों ने चुना है, यदि कुल भारत की आबादी के महज 16% लोगों ने आपको चुना है और कुल आबादी के 11% लोगों ने विपक्ष को भी वोट, कांग्रेस को वोट दे दिया है, तो उसको भी उसी जनता ने उस विपक्ष का हक दिया है। और विपक्ष के हक का मतलब होता है सवाल करना। सवाल करने का मतलब आप पाकिस्तान बोल देंगे, भाई पाकिस्तान से किसको प्रेम है सब जानते हैं। बगैर बुलाए आज तक के इतिहास में कोई प्राइम मिनिस्टर गया है तो नरेंद्र मोदी गए। शपथ विधि समारोह में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को बुलाया किसने? नरेंद्र मोदी ने। जिन्ना की मजार पर जाकर जिन्ना को सेकुलर किसने घोषित किया? आडवाणी जी ने। एक लिस्ट है इनके पाकिस्तान प्रेम की। और आज यह भी हमारी विदेश नीति की हार है कि हम इतने दिनों में हमने इतना बड़ा, पिछली बार भी सर्जिकल स्ट्राइक जिसको लेकर हम लोगों ने बहुत हल्ला इस पूरे देश में सुना था और फख्र किया था हमारी आर्मी पे, उसके बावजूद भी पाकिस्तान को हमारी सैन्य क्षमताओं की जानकारी होने के बावजूद यदि उसका प्रायोजित आतंकवाद सतत रूप से हमारे आता है, हमारे हिसार से लेकर और दिल्ली से लेकर और यूपी से लेकर अभी तक 70-80 लोग पकड़ लिए थे, ये सब ISI के एजेंट है। तो न तो हमारा भय है, न हमारी इसके अंदर विदेश नीति है, न हमारा लोकल इंटेलिजेंस काम कर रहा है। यदि कोई व्यक्ति देवबंद में बैठकर या दिल्ली में बैठकर या हिसार में बैठकर हमारी जासूसी कर रहा है, आप सोचिए 3500 लोग अभी तक कश्मीर में ओवरग्राउंड वर्कर के नाम पर अरेस्ट कर चुके हैं। ये पूरे देश में एक अभियान चल रहा है केवल लोगों को आई वॉश करने के लिए। देखिए हम लोग कितने कड़क हैं,
लेकिन उस सवाल का जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा जो राहुल गांधी पूछ रहे हैं। बिल्कुल। भाई सुरक्षा में छूट किसके कारण हुई, इंटेलिजेंस में छूट किसके कारण हुई, ट्रंप की ऐसी हिम्मत क्यों हो रही है, आज 1 महीने हो गए वो हत्यारे क्यों नहीं पकड़े गए, जो लोग जिन लोगों की हत्याएं हुई वहां पर आतंकवादियों के हाथ में, उनके लिए संवेदना प्रकट करने मोदी जी आज तक क्यों नहीं गए। पब्लिक मीटिंग करने सब जगह जाएंगे। तो ये सवाल वो जितना पर्दा डालेंगे वो उतना डलेगा। एयरफोर्स की वर्दी पहनकर हेलमेट लेकर आप युद्ध लड़ने नहीं गए थे। आपकी भूमिका क्या थी? 1971 के वार से तुलना करते थे, 1971 का वार था और इंदिरा गांधी उसमें बॉर्डर के इलाकों में घूम रही थी। तो किसी का कंपैरिजन करना, किसी को श्रेय देना, ये एक उचित तरीका नहीं। सबने बोला भारतीय सेना ने शानदार काम किया, भारतीय सेना के ऊपर किसी को शक व शुबा नहीं है, लेकिन जब सेना को इस्तेमाल करने लगते हैं और इनके जो असली लोग हैं उनकी असलियत दिमाग में आ जाती है। एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि भारतीय सेना मोदी जी के नतमस्तक के चरणों में गिरी हुई है। आपको शर्म नहीं आ रही? उस पर कोई कार्रवाई करने की बात नहीं हो रही। एक स्टेट मिनिस्टर विजय शाह बार बार माफी मांग रहे हैं। अरे भाई माफी मांग रहे हैं, इसका मतलब सबसे पहले तो ही हैज टू बी सैक्ड, उसको मंत्री पद से क्यों नहीं उठा रहे? जो माफी मांग रहा है इसका मतलब है कि उसने गलती की है। आप बेशर्मी है, और उस बेशर्मी पे आप सवाल करो तो आपकी गूंज पाकिस्तान में हो रही है। भाई पाकिस्तान में तो वो वीडियो भी बहुत चल रहे हैं जिसके अंदर कहा जा रहा है कि इमरान खान के इस सरकार से ताल्लुकात हैं और इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए सब हो रहा है। वहां तो यही चर्चा है, लेकिन हम तो इस पर भरोसा नहीं करते। हमारे लिए तो पाकिस्तान से जो दुश्मनी है तो दुश्मनी है। ये राजीव जी, जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो बहुत सारे सवाल हैं और हम इसी पे चर्चा कर रहे हैं। और जब से भारत और पाकिस्तान के बीच और खासकर महीने भर पहले 22 अप्रैल को जो घटना घटी, पहलगाम की घटना, इसके बाद से देश की सियासत बिल्कुल बदली सी नजर आ रही है। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी की सियासत बदल गई है या नरेंद्र मोदी उसी दिशा में बढ़ रहे हैं जिस दिशा में पहले से राजनीति करते आए हैं? जरा समझना चाहता हूं प्रफुल्ल जी आपके जरिए। जी नमस्कार। उसी दिशा में बढ़ रहे हैं और ताकत मिल गई है, और दूसरी तो कोई उनकी दिशा है नहीं। देखिए सर, बात सीधी सी है कि सेना की वर्दी को, यूनिफॉर्म की पवित्रता को जिस ढंग से खंडित ही किया गया है वह बहुत ही भयानक है। आप जरा कल्पना कीजिए कि हमारे प्रधानमंत्री सैन्य वेश में लोगों के सामने प्रकट होते हैं, उनका पोस्टर बनता है। कल को कहीं अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई, बिल्कुल इसका उल्टा, कि कोई सैन्य अधिकारी प्रधानमंत्री की भावभंगिमा पकड़कर हमारे सामने उपस्थित होता है, तो क्या होगा? क्योंकि अगर हम सीमाओं का अतिक्रमण करेंगे तो जाहिर है कि इसके नतीजे अच्छे नहीं हो सकते। मुझे तो शंका इस बात की, और जिस ढंग से इन्होंने कहा है, इनकी जो राजनीति है, पाकिस्तान को इस ढंग से, जैसे पाकिस्तान का अर्थ हुआ मुसलमान, तो मुसलमान कहीं भी हो वो पाकिस्तान है, इस ढंग का व्यवहार किया जा रहा है। आप याद कीजिए कि शुरू जब ये घटना घटी थी, दुखद घटना पहलगाम में, या इसके पहले भी, तो इसको हिंदू मुसलमान करने की कितनी कोशिश की गई जी। यह तो भारत की जनता है जिसकी एकजुटता ने साबित कर दिया। मैं पहले भी कह चुका हूं, शायद आपके यहाँ भी और अन्यत्र भी, कि इस घटना के बाद हिंदू मुसलमान और तमाम तरह के जो भारत के जो विभिन्न डेमोग्राफिक हमारी जो संरचना है, आबादी की संरचना है, सभी लोग इस तरह से खड़े हुए जैसे मुझे तो 1857 की एकता और एकजुटता याद आ गई। किसी भी तरह से लोगों को गुमराह नहीं किया जा सका। अब जिनके पति की हत्या हुई थी आंख के सामने, उसने कह दिया मुंह खोल करके कि मैं न्याय तो चाहती हूं, लेकिन इस पर हिंदू मुसलमान नहीं चाहते। लेकिन ये कहां बाज आ रहे हैं?
ये तो बाज आएंगे नहीं, क्योंकि दूसरा कोई और रास्ता इनको दिखता नहीं है। इसी तनाव पर ये टिके हुए हैं। रगों में सिंदूर बहता है जैसी भाषा बोल रहे हैं। जो डेलीगेशन विदेश गया है, वहां बैठ करके निशिकांत दुबे जी के कैसे कैसे ट्वीट आ रहे हैं, आप देख ही रहे होंगे, सभी लोग देख रहे हैं। और जिसकी बात कर रहे थे कि खबर हमने दी, इतनी बात इतनी सफाई से कह जाते हैं, पता नहीं कितनी हिम्मत होती है इनमें। राहुल गांधी जी ठीक ही बोल रहे थे, इन्हें न इतिहास का ज्ञान होता है न संदर्भ का ज्ञान होता है, और ये सीधे अपनी बात कह देते हैं। जो बताने की बात बोले हैं कि देश को बताना पड़ता है, वो सैन्य अभ्यास का हिस्सा होता है दो पड़ोसी देशों के बीच में, न कि युद्ध का हिस्सा होता है। युद्ध में अगर कोई अपना भेद ही बता देगा तो ये कोई सामंतकालीन युद्ध है जी, जो इस तरह से अपनी बात बता करके तब हम प्रकट होंगे। ये पूरा का पूरा विदेश नीति चरमरा गया है, और ठीक ही कहा जा रहा है। देखिए, किसी भी संबंध के लिए सम्मान का होना बहुत जरूरी है। अगर हमारा सम्मान अपने पड़ोसियों के प्रति नहीं है तो हम उसके साथ अच्छा संबंध नहीं बना सकते। और ये सच है कि सम्मान में सिर्फ शक्ति ही नहीं, और सहनशीलता भी चाहिए, सहिष्णुता भी चाहिए, और एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करने की भी बात चाहिए। आप अगर लगातार बोल रहे हैं, ठीक है, स्टेट नॉन स्टेट एक्टर की बात अभी उठा रहे थे हमारे साथी पंकज चतुर्वेदी जी, तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि हम इसको इतना अलग थलग करके नहीं देख सकते, क्योंकि पूरे पाकिस्तान की संरचना धीरे धीरे आतंकियों के कब्जे में चली गई है, ऐसी हमारी धारणा बनी हुई। लेकिन बावजूद इसके हमें तो इसका ख्याल रखना ही होगा। अगर हमारा पड़ोसी देश किसी आतंकी गिरफ्त में आ गया है या उसका पर्याय बन गया है, ये पाकिस्तान के भी रिस्क्यू करने की बात है। उसको मदद, राजनीतिक स्तर पर जो लोकतंत्र की शक्तियां हैं उसे मदद करनी चाहिए। पास के देश में चीन है, अब चीन के पास सीधे पाकिस्तान पहुंच गया है। राहुल गांधी जी ने तो बहुत पहले ही विदेश नीति के मामले में सावधान किया था कि पाकिस्तान चीन के नजदीक हो रहा है, तो इसे भारत की विदेश नीति में ठीक ढंग से एड्रेस किया जाना चाहिए, लेकिन नहीं किया गया। तो हर सवाल को फूंक करके उड़ा देना, हर सवाल के जवाब में एक प्रहसन तैयार कर देना, एक ट्रोल आर्मी को लगा देना और उनसे सवाल पूछना, वो सीधी सी बात पूछ रहे हैं उसका सीधा सा जवाब दीजिए। आपके रगों में कभी सिंदूर बहे, कभी व्यापार बहे, जब जो मन सो बहे, कभी गंगा माँ बुला लें, लेकिन देश की जनता को सवाल के ठोस जवाब चाहिए जी। आपको इससे कोई मतलब नहीं है। किसने पूछा था कि आपके रगों में क्या बहता है? उन्होंने ठीक कहा कि आपका खून तभी खौलता है जब आप अपने लोगों के सामने आप होते हैं। बाहर जाने पर या किसी जरूरी प्रसंग में तो बहुत ठंडा हो जाता है। हमने देखा था ट्रंप जी के साथ कैसा उनके साथ बातचीत हुई थी। कहने का मतलब ये है कि इन मुहावरों में अगर राजनीति को बांधेंगे, विदेश नीति को बांधेंगे, मिथकी कथाओं से इसे परिभाषित करने की कोशिश करेंगे, तो संबंध कभी नहीं सुधर सकते हैं, और ये देश के लिए बिल्कुल ही घातक। हमारी विदेश नीति निश्चित रूप से चरमरा गई है। बगल का देश नेपाल है, बांग्लादेश से हमारी बातचीत ढंग से नहीं हो पा रही है। बांग्लादेश की परिस्थितियों पर हम नजर नहीं रख पा रहे हैं, और मुझे ये डर है कि बगल में पाकिस्तान भले ही परमाणु संपन्न देश है और उसके अपने खतरे हैं, बगल का देश बांग्लादेश है, नेपाल है, और चीन वहां भी सक्रिय है, अरुणाचल प्रदेश वगैरह की बात तो अपनी जगह है। इसलिए विदेश नीति पर बहुत काम किया जाना जरूरी है। सर बता रहे थे कि सलमान खुर्शीद जब गए थे तो झंडा गाड़ के आए थे, प्रशांत सर बोल रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे, लेकिन झंडा गाड़ने के लिए जमीन चाहिए सर। इन्होंने जमीन ही खत्म कर दी है। कोई कितना भी बुद्धिमान हो, झंडा गाड़े तो कहाँ गाड़े। ये लोग गए हैं और वहां से जो विपक्ष के सांसद हैं उनके माथे पर विफलताओं की पोटली लाद देंगे ये लोग, और सफलताओं का सोना लेकर के खुद वहां से लौटेंगे। और क्या इसका नतीजा निकलता है, अभी जो बता रहे थे पंकज चतुर्वेदी जी और जो मीडिया में भी है कि यूक्रेन में इस ढंग से स्वागत हुआ कि ड्रोन छोड़ दिए गए, तो इसका क्या, ये किस विदेश नीति का इशारा कर रहा है और इसे क्या मिलने वाला है? कुल मिलाकर के हम एक गहरे संकट की स्थिति में है। हमारा नेतृत्व देश के साथ नहीं है, पूरा देश हमारे प्रधानमंत्री के साथ है, लेकिन कभी कभी शंका होती है क्या प्रधानमंत्री भी उसी नियत से, उसी सफाई से देश के साथ है या नहीं है। जी जी
जी बिल्कुल। प्रशांत जी, ज़रा आपके पास आना चाहता हूं, और क्या सियासत, नरेंद्र मोदी जिस राजनीति को आगे बढ़ाते आए हैं पिछले 10-12 साल से हम लोग देख रहे हैं, उसमें ये जो ऑपरेशन सिंदूर है वो उनका साथ देता हुआ नज़र आता है क्या ऑपरेशन सिंदूर के तहत? क्योंकि कल वो बोल चुके हैं कि मेरे शरीर में खून नहीं बल्कि गर्म सिंदूर है और रग रग में बह रहा है, रगों में। क्या उसी सियासत के तहत? और लेकिन सबसे बड़ी चीज़ कि चूंकि ये मामला पाकिस्तान और भारत के संघर्ष का है, ये मामला 26 लोगों की हत्या का है, और ऐसे में ये जो सियासत है इसका फ़ायदा नज़र आता है क्या आपको आने वाले चुनावों में बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को? देखिए, इस तरीके की शब्दावली मोदी जी 2024 के चुनाव में ही बोल रहे थे। बेसिकली वो हिंदुस्तान पाकिस्तान या राष्ट्रवाद नहीं, वो सांप्रदायिकता है मामला, उसकी आड़ में ये सब उसकी सांप्रदायिक मैसेजिंग है। अब वो सांप्रदायिक मैसेजिंग काम नहीं कर रही। आप देखिए, हम लोग गए थे कश्मीर के पहलगाम भी, और हमले के बाद गए थे, और तमाम ऐसे दर्जनों ऐसे लोगों से मिले हम, जो गुजरात से आए थे, जो साउथ इंडिया से आए थे, जो महाराष्ट्र से आए थे, और जो मुसलमान भी नहीं थे। और आप देखिए कि उनका कश्मीरियों के प्रति, कश्मीर के प्रति क्या उनका रवैया था, कैसी वो सकारात्मक बात बोल रहे, तारीफ कर रहे थे। तो ये जो कम्युनल मैसेजिंग है, इसका असर अब समाज में कम हो गया है। और दूसरी बात यह कि देखिए, आप कहीं जाएं, मैं तो, आप लोग जाते होंगे, मैं तो पब्लिक के बीच में काफ़ी जाता हूँ जी, लोगों से बात करता हूँ। ये जो सवाल है कि ट्रंप ने युद्ध रुकवा दिया, हमारी सेना ऐसी स्थिति में थी कि हम पाकिस्तान को लंबे समय के लिए सबक सिखा सकते थे, और केवल सेना को 2-3 दिन का समय चाहिए और था। उस वक्त किसके कहने पर सीज फायर हो गया? इसका जवाब देश को चाहिए राजीव जी, और ये मोदी जी को जवाब देना पड़ेगा। ये फिल्मी डायलॉग से ही जवाब का आंसर नहीं मिलता है कि मेरी रगों में क्या बह रहा है और क्या नहीं बह रहा है। आप सीधा सवाल ये है कि सीज फायर कैसे हो गया? उसी दोपहर को जब सेना अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बता रही है कि उसने पाकिस्तान के कौन कौन से एयर डिफेंस को यूटिलाइज किया या उसको ध्वस्त कर दिया, क्या क्या एडवांसेस इंडियन फोर्सेस ने पाकिस्तान में लिए हैं, उसके बाद शाम को 5:45 बजे सीज फायर हो गया। और 5:45 बजे सीज फायर 6 बजे इसलिए हो गया क्योंकि 5:30 बजे डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस कर दिया ट्विटर पर, भारत पाकिस्तान के बीच में ट्विटर पे डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर करवा रहा है। ये स्थिति भारत की कभी भी नहीं रही। कभी भी आप देख रहे हैं कि भारत के साथ हमेशा लोग खड़े रहे। कश्मीर जैसे मुद्दे पर मुस्लिम देशों के बीच में भी पाकिस्तान इंटरनेशनलाइज नहीं कर पाया था। ये भारत की विदेश नीति की मजबूती रही है और ये कमजोर हुई है। तो मुझे लगता नहीं कि इसका राजनीतिक कोई फायदा उठाएंगे। राजनीतिक फायदा उठाएंगे वो मोदी जी यूनिफॉर्म पहन के घूम रहे हैं, उनके पोस्टर घुमाए जा रहे हैं, और उन सब का कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि सवाल बहुत गहरा है और अपोजिशन को इन सवालों पर लगे रहना चाहिए। एक दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है, देखिए पाकिस्तान या उसके समर्थक आतंकवादियों का उद्देश्य क्या था? कश्मीर को अलग थलग करना रेस्ट ऑफ इंडिया से, बाकी भारत से अलग थलग करना, वहाँ टूरिस्ट न जाएं, वहाँ की कश्मीर की इकोनॉमी ध्वस्त हो जाए, ये था। राहुल गांधी दूसरी बार कल कश्मीर जा रहे हैं, मोदी जी एक बार भी इस घटना के बाद इस घटना के बाद दूसरी बार कल पुंछ जा रहे हैं, और पुंछ में 27 लोग मरे हैं राजीव जी, पाकिस्तान की गोलाबारी से।
कितने मकान ध्वस्त हुए हैं, कितने लोग वहां पे घायल हुए हैं, कितने लोगों को अपने घर छोड़ के जाना पड़ा, रात भर कई रात में लोग सो नहीं पाए। वहां कल राहुल गांधी जा रहे हैं, क्या भारत के प्रधानमंत्री को वहां नहीं जाना चाहिए था? क्या भारत के प्रधानमंत्री को उन 26 परिवारों में से किसी एक से भी नहीं मिलना चाहिए था? कानपुर में वो जाएंगे, मिलेंगे, इसकी मुझे उम्मीद कम है। शुभम द्विवेदी के परिवार से वो मिलेंगे, इसकी मुझे कम उम्मीद है, क्योंकि वो राहुल गांधी से मिल रही है। नरेंद्र मोदी हमेशा अपनी राजनीति देखते हैं, अच्छा ये उनसे क्यों मिल रही है? तो वो तो खिलाड़ी अगर राहुल गांधी के साथ फोटो खिंचवा ले तो उनको भी पनिश करते हैं। ये तो बहुत ज्यादा पॉलिटिसाइज जो राष्ट्रीय हित की बातें हैं, जहां पे राजनीति नहीं करनी चाहिए, मोदी जी वहां भी राजनीति कर रहे हैं। लेकिन ये सवाल रहेंगे कि सीज फायर कैसे हो गया, अमेरिका का रोल क्या था, क्या भारतीय सेनाओं को सीज फायर करने के लिए विवश किया गया? और आपको याद होगा राजीव जी कि भारतीय सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस रोज हो रही थी उस ऑपरेशन के दौरान जी। लेकिन जब सीज फायर का फैसला हुआ तो सेना की प्रवक्ता नहीं थी दोनों वहां पे, विंग कमांडर विमिका सिंह और लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी, ये दोनों नहीं थी। तो सेना ने बहुत स्पष्ट संदेश दिया था कि ये पॉलिटिकल फैसला है, इसको विदेश सचिव डील करेंगे। ये सब संदेश हैं और देश की जनता देख रही है कि और सवाल पूछ रही है कि सीज फायर कैसे हो गया। इसका जवाब मोदी जी को देना होगा और वो विपक्ष को इसका जवाब जो है वो मिलना चाहिए, विपक्ष को लगातार उठाना चाहिए। एक और बात, विपक्ष ने मांग की थी कि पार्लियामेंट सेशन बुलाएं, नहीं बुलाएंगे। मॉनसून सेशन भी वो बहुत देर में करेंगे और मॉनसून सेशन में भी प्रधानमंत्री जी आएंगे और जवाब देंगे या बात होगी या इस पर चर्चा होगी। मुझे इस पर भी बड़ा कम भरोसा है जी। कि इस तरीके का कोई सकारात्मक जो है वो काम सरकार की तरफ से होगा। और इन्हीं सब चीजों का असर विदेशों में जाता है। विदेशी लोग देखते हैं कि यहाँ पे राजनीति हो रही है, ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का हथियार है नरेंद्र मोदी के हाथ में, इसलिए वो पीछे हटते हैं। जिस दिन विदेश नीति की तरह होगी, तमाम देश हमारे साथ आज भी खड़े होंगे। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन पंकज जी जरा ये बताइए कि राहुल गांधी की यहाँ राजनीति क्या है? राहुल गांधी अपनी तैयारियां ये सब कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी को घेरने की भी भरपूर कोशिश हो रही है। आप देखिए, ये तो राहुल गांधी को भी मानना होगा, कांग्रेस पार्टी को मानना होगा कि मीडिया उनके साथ नहीं है। जिस मीडिया के बीच लगातार बार बार कांग्रेस पार्टी अपने प्रवक्ताओं को भेजती है और वहाँ बेशर्मी के साथ वहाँ के एंकर और उनके साथ 4-5 लोग और जो गेस्ट होते हैं वो घेरने की कोशिश करते हैं कांग्रेस के प्रवक्ताओं को, उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी वहाँ भेजती है। वो तो कांग्रेस पार्टी जाने क्यों भेजती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि मीडिया आपके साथ नहीं है। कल राहुल गांधी गए डीयू में NSUI के छात्रों के बीच और वहाँ किसी ने सवाल पूछा, ABVP की छात्रा ने पूछ दिया सवाल, जो वहाँ जो ABVP से है कि आपने सवाल क्यों किए विदेश मामले पे। तो राहुल गांधी और ऐसे आप रहें, मैं रहूं या कोई भी रहेगा, तो ऐसे बेवकूफ़ टाइप का सवाल अगर कोई पूछेगा तो चुप्पी साधेंगे ही। चुप्पी साध लिए तो अब देखिए दिन भर चल रहा है कि राहुल गांधी भाग गए वहाँ से, DU से भाग आए। अब ये जो भाग गए नैरेटिव है, इसको तो ज्यादा प्रचारित किया जाता है ना। अभी राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी की अपनी क्या स्ट्रेटेजी होगी इस मसले में वो जाने, लेकिन थोड़ा सा हम अगर पॉलिटिकली इन चीजों को समझने की कोशिश करें तो कांग्रेस पार्टी कहां दिखाई देती है, राहुल गांधी की स्ट्रेटेजी क्या है यहां पे पंकज जी, कि ऐसे सवाल तो करते हैं राहुल गांधी, लेकिन उनके लोग ही उनका साथ देते हुए नजर नहीं आते। मीडिया तो दूर की बात है। शशि थरूर को देखिए,
ये अकेले कांग्रेस ने, ये पूरे देश के लिए चिंता की बात है कि कांग्रेस ही खुद राहुल गांधी की जो योजनाएं होती हैं उसको पलीता लगाते रहते हैं। अभी देख लीजिए, इसी महीने घोषणा दी कि हर राज्य में जिला स्तर पर संविधान बचाओ रैली की जाएगी, ये सब किया जाएगा। शायद ही कहीं कुछ हुआ हो, जिला स्तर पे तो दूर की बात है, राज्य स्तर पे भी नहीं हुआ। दूसरा, आज सामाजिक न्याय को लेकर प्रवक्ताओं को ट्रेंड किया गया। देखिए, एक चीज समझ में नहीं आ रही कि कांग्रेस अपनी लाइन क्यों स्पष्ट नहीं कर पा रही है। राहुल गांधी का एक अच्छा है कि राहुल गांधी के विचारों में सततता है। पहले होता यह था कि भारतीय जनता पार्टी कोई हरकत करती थी, फिर कांग्रेस उसके पीछे चलती थी। लेकिन अब यह है कि राहुल गांधी कुछ बोलते हैं, कुछ कार्रवाई करते हैं, कुछ गतिविधि करते हैं, और बीजेपी उनके पीछे चलती है। और उस पीछे चलने में कई बार वो ऐसे लड़खड़ाते कि जैसे ही आज अजय आलोक ने एक ट्वीट कर दिया जिसके अंदर रायबरेली की जो अदिति सिंह थी उसके साथ राहुल गांधी के फोटो को, उसका चेहरा मॉर्फ करके ज्योति मल्होत्रा का फोटो लगा दिया। एक अलेपूजा की लेडी के साथ फोटो था। ये हरकतें अब वो कर रहे हैं। कांग्रेस की कमजोरी यही है। अमित मालवीय और अर्णव गोस्वामी के खिलाफ यदि बंगलोर में आपने रिपोर्ट दर्ज कराई थी तो वो रिपोर्ट इतनी स्ट्रांग क्यों नहीं थी कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया और आप चुप बैठ गए? आपके पब्लिक प्रोसिक्यूटर को इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट आके उस पर क्यों नहीं कार्रवाई करनी चाहिए थी, या बेंच पे क्यों नहीं जाना चाहिए था? ये जो है, ये कांग्रेस का मध्य मार्ग जो है ना, इसकी पैदाइश से ही है। कांग्रेस इस प्रकार से रिएक्टिवली नहीं कर पाती है, और मुझे लगता है कि अब कांग्रेस को अपने चरित्र को बदलना होगा, क्योंकि ये जो सरकार है एक विफल सरकार है। हम जो पहले सत्र में बात कर रहे थे विदेश नीति की, ये अकेले विदेश नीति की विफलता नहीं है राजीव भाई। आप देखिए कि जिस कश्मीर को 370 के बाद में हमने खुला छोड़ दिया था, कई लोग डल पे डलिया लेकर छठ मनाने को घूम रहे थे, कई वहां की लड़कियों से शादी करने को तैयारी कर रहे थे जी। और कई विदेश से निवेश आ रहे थे वहां पे, क्योंकि विदेश के निवेश के लिए तो बहुत सारे रास्ते खोले गए थे, सड़कें बनाई गई थी, कई जगह लैंड एक्वायर हो रही थी। आपको लगता है कि पहलगाम हमले शरी की सामरिक विफलता के बाद में कोई विदेशी कंपनी वहां पैसा लगाने आएगी? अकेले कश्मीर में नहीं, भारत ने इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जो पूरे विश्व में चर्चा हुई, जिसके अंदर हमारे रफाल को गिरने की बात भी है, या बहुत सारी ऐसी बातें हैं, उसकी क्या सत्यता है क्या असत्यता नहीं जानते। अंडरकोट एक लाइन वायुसेना प्रमुख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली थी, उससे उन चीजों को विराम नहीं मिला। एक सवाल और बड़ा हो गया, क्या इन परिस्थितियों में हमारे साथ में और कोई विदेशी कंपनी आकर यहां पर काम करेगी? और फिर ट्रंप एप्पल पे जोर लगा रहा है जिस तरीके से, जब अमेरिकन कंपनी एप्पल के ऊपर ट्रंप का इस तरीके का प्रेशर होगा, तो क्या कोई दूसरे छोटे देशों की कंपनी आकर हमारे यहां कोई काम करना पसंद करेंगी? जितने जापान से हमने अपनी बात कर दी, क्या जापान की तरफ से इवन वहां के पूर्व प्रधानमंत्रियों ने भी कोई एक ऐसा वक्तव्य दिया जिससे लगा कि दे आर विथ अस? तो राहुल गांधी के सवाल बिल्कुल सही हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि कांग्रेस ही जो है अपनी मीडिया लाइन तय नहीं कर पा रहे। हमको टीवी चैनल्स में बहस में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, और जाते हैं तो सब बिखरे हुए होते हैं। एक वो जो दूसरा बड़ा वाला पूना वाला है, वो कांग्रेस ही बन के चला जाता है, कई बार जाकर वो ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में इस तरीके की बातें करते हैं, जैसे शशि तरूर भी कर रहे हैं।
ऑपरेशन सिंदूर को समर्थन करना, भारतीय सेना के कृत्य की तारीफ करना और उसके राजनीतिक इस्तेमाल की भारतीय जनता पार्टी की कुछ सिर्फ कोशिशों की आलोचना करना, ये दो अलग मसले हैं। भारतीय जनता पार्टी भारत सरकार नहीं है, नरेंद्र मोदी भारतीय सेना नहीं है। तीनों सेना के प्रमुख तो राष्ट्रपति जी हैं, तो राष्ट्रपति जी का पोस्टर लगा देते आप सड़कों पे, लेकिन राष्ट्रपति जी को तो संसद के उद्घाटन में बुलाने को भी तैयार नहीं होते। नैतिक रूप से, वैधानिक रूप से तीनों सेनाओं के प्रमुख राष्ट्रपति जी हैं हमारी। राष्ट्रपति जी का तो कोई वक्तव्य, कोई चित्र, कोई बधाई, पूरे मसले में सरकार ने गायब कर दिए। पीआईबी सही नहीं है। तो राहुल गांधी के साथ के लोगों को बहुत वाइपर कैट करना पड़ेगा लाइन को कि हम क्या करने जा रहे हैं। यह एक बहुत तकनीकी मसला है जिसके अंदर अर्थनीति, विदेश नीति और स्थानीय नीतियां मिली हुई हैं। कितना बड़ा आज का मैटर है जिसके ऊपर कोई कांग्रेसी चर्चा नहीं कर रहा है कि मनरेगा में केवल 7% लोगों को 100 दिन का काम मिला। मध्य प्रदेश में किसानों की आपदा के नाम पर 232 करोड़ रुपए के समथिंग का बजट फर्जी कामों में चला गया। ये जो खबरें हैं, ये किस तरीके से आम लोगों तक कम्युनिकेट की जाए। देखिए, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू में, अखबार में पढ़ना या किसी के एडिटोरियल पेज पे कुछ छप जाना, वो बहुत आम लोगों को इंपैक्ट नहीं कर रहा है। वो इंपैक्ट कैसे हो? यदि राहुल गांधी कल पुंछ जा रहे हैं तो ये चीज क्यों कम्युनिकेट नहीं होगी? मैं इस चीज को देख के दुर्भाग्य है कि जिनके साथ में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में साथ में चलते हैं, वो अपने YouTube चैनल पर इस चीज को जस्टिफाई करते हैं कि पुंछ में किसी तरीके का प्रिवेंशन ना करके सरकार ने बहुत अच्छा किया था। आप किनके ऊपर बैंक रिलाई कर रहे हैं? आप किस दिशा की ओर जा रहे हैं? इनको अपने प्रवक्ताओं को यह भी सिखाना चाहिए कि हमको किस व्यक्ति को, किस चैनल को, किस अखबार को कितना तवज्जो देना है और किस दिशा से देना है। देखिए, आजकल तो क्या है, वीडियोस में क्लिप कटिंग का काम चलता है। आपको एम्बेरस करने वाली जो क्लिप है उसको काटती हैं ओम जी और जितने भी लोग हैं, एंकरानियां, और वो उसको बीजेपी के जो सोशल मीडिया के पैक्ट हैं उसके जरिए चलवा देती हैं। और वो जो पुरानी बात है कि जब तक सच अपने घर से निकलता है तब तक झूठ पूरी दुनिया का चक्कर लगा के वापिस आ जाता है। बिल्कुल। तो इस चीज के लिए काउंटर कैसे किया जाए? आपकी कौन सी डाटाबेस है? आप किस डेटाबेस पे अपने लोगों को प्रचार कर रहे हैं? क्या हम अपने ही लोगों के बीच में केवल राग गा रहे हैं कांग्रेसियों की? आप ट्विटर पे और दूसरे सोशल मीडिया पे देखिए, वो केवल अपने ही लोगों के बीच में गाते हैं और उसके बाद में आपस में भी लड़ते रहते हैं, एक दूसरे की टांग भी खींच लेते हैं, केवल इसलिए दिखाने के लिए कि राहुल गांधी के करीब हम ज्यादा हैं, आप नहीं हो। और इसीलिए अर्नब गोस्वामी और अमित मालवीय सरी के लोगों के केस कमजोर होते हैं। ये केस हिमाचल प्रदेश में क्यों नहीं दर्ज हुआ, एक तेलंगाना में क्यों नहीं हुआ, एक झारखंड में क्यों नहीं हुआ, एक चेन्नई में क्यों नहीं हुआ? जब नेहा सिंह राठौड़ और राहुल गांधी के खिलाफ वो 100 जगह मुकदमे कायम करा सकते हैं, तो ये 12-15 जगह तो कांग्रेस ही खुद करा सकते थे ना। बिल्कुल। और उसके ऊपर ये लोग क्या है कि अपना चेहरा, कांग्रेसी अभी भी क्या है कि प्रदर्शन हो, उसके अंदर कलफ लगा कुर्ता पहन के आए, ऐसी गाड़ी से उतरे, जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाए, गाड़ी बैठ के चले जाए। उससे आगे की सियासत अभी भी नहीं कर पा रहे। ये उस पुराने जमींदार की तरह, इसकी जमींदारी चली गई है लेकिन बाहर गद्दी पे आकर वो उसी ठसक से बैठता है कि अभी मेरी जमींदारी लगी हुई है और उसी तरीके का व्यवहार करता है। जी राजीव जी। जी जी
कांग्रेस पार्टी क्या करे और क्या चल रहा है देश में, और खासकर सत्ता पक्ष और विपक्ष। और इस समय एक बहुत ही गर्मा गर्म मुद्दा है, और मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट का है, जिस पर चर्चा लगातार हो रही है। और इन सब के बीच विदेश नीति की भी खूब समीक्षा की जा रही है, उस पर हम लोग लगातार चर्चा करें। आप लोग देख रहे हैं कोर्ट से भी बहुत सारी खबरें आ रही हैं जो हम आप तक पहुंचा ही रहे हैं। लेकिन यहाँ जब भारत की बात करें तो भारत में 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक है संसद। तो संसद की कार्रवाई विशेष जो सत्र है क्यों नहीं बुलाया गया, जिस पर प्रशांत जी कह रहे थे कि शायद न बुलाया जाए, और इसीलिए न बुलाना ही था। इसीलिए एक नहीं बल्कि 7-7 सांसदों की जो 7-7 अलग टीमें बनाई गई हैं, उन टीमों को भेज दिया गया विदेश, और विदेश में भारत की छवि को मजबूत करने की कोशिश हो रही है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी तक पिछले 11-12 साल में नरेंद्र मोदी की विदेश नीति क्या रही, इसकी समीक्षा भी लगातार हर मंच से हो रही है। दूसरी तरफ राहुल गांधी जो सवाल पूछ रहे हैं, उन सवालों से आखिर बीजेपी भाग क्यों रही है, और भाग ही नहीं रही है बल्कि राहुल गांधी को पाकिस्तान परस्त साबित करने की कोशिश, अब एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है इस देश में। क्या इससे बीजेपी को फायदा होगा, ये एक बड़ा सवाल है। इन सवालों के साथ जरा एक बार जल्दी से अमलेंदु जी आपके पास, फिर प्रफुल्ल जी के पास आता हूं। अमलेंदु जी, क्या लगता है आपको? अनम्यूट कीजिए अमलेंदु जी। जी राजीव जी, जो राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं और जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से सवालों के जवाब दे रही है, यानी जो पलटवार भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मुझे लगता है कि कुल मिलाकर ये भारतीय जनता पार्टी को उल्टा ही पड़ना चाहिए, और उल्टा पड़ेगा। क्योंकि सही सवालों के जवाब जो है वो अगर सही नहीं होंगे तो कॉपी में राजीव जी नंबर कैसे मिलेंगे? पूछा जाएगा ईरान का, आप जवाब लिखकर आएंगे अगर तुरान का, तो जो परीक्षक जो है, जो कॉपी जांच रहा है, वो क्या क्या आपको नंबर देगा? मतलब परीक्षक जनता है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि भाई डोनाल्ड ट्रंप को मध्यस्थता करने के लिए किसने कहा? आप बता रहे हैं राहुल गांधी देशद्रोही है। ठीक है भाई, हमने मान लिया राहुल गांधी देशद्रोही है, लेकिन इसके बावजूद ये तो बता दो जो सवाल था वो सवाल का आंसर क्या है कि ट्रंप को किसने कहा कि मध्यस्थता करो? तो ये बताने के लिए कोई तैयार नहीं है ट्रंप को किसने कहा मध्यस्थता करो। तो इस तरीके के जो सवाल है ये भारतीय जनता पार्टी राजीव जी, लेकिन हाँ ये सही है कि मीडिया चूंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ है और वो रहेगा भी राजीव जी। ये तो कांग्रेस को समझना है कि मीडिया उसके साथ नहीं है, उसको क्या स्ट्रेटजी अपने अपनानी है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे कि मीडिया से क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, किसको क्या। लेकिन जो सवाल राहुल गांधी ने पूछे हैं या भारतीय जनता पार्टी जो जवाब दे रही है, उनकी समीक्षा तो होगी निश्चित तौर पर। सवाल तो ये पूछे जाएंगे कि आखिर अभी तक प्रधानमंत्री जब कह रहे हैं कि उनकी रगों में सिंदूर दौड़ रहा है, गर्म सिंदूर दौड़ रहा है, तो पहलगाम के अपराधी जो है वो कहाँ पहुंचे हैं, उनको क्या सजा मिल चुकी है अब तक, ये तो बताएं प्रधानमंत्री। हम मान लेंगे आपकी रगों में खून नहीं दौड़ रहा है, गर्म सिंदूर दौड़ रहा है, बिल्कुल हम मान लेंगे, लेकिन ये भी तो जवाब मिलना चाहिए ना कि वो उनको सजा क्या मिली। आखिर ये ऑपरेशन सिंदूर जो चला और जो सीज फायर हो गया, तो इसका कुल जमा हासिल क्या है, ये तो बताना पड़ेगा ना कि ये हासिल है। भाई पाकिस्तान में रैलियां निकली, खूब जुलूस निकले, उसने कहा कि हम जीत गए। हमने क्यों नहीं यहाँ रैलियां निकाली कि हम जीत गए? भारतीय जनता पार्टी ने रैली कोई क्यों नहीं निकाली कि हम जीत गए? आप तो ये कह रहे हैं कि युद्ध तो था ही नहीं, फिर कहना है कि युद्ध तिरंगा यात्रा तो निकाले थे, तिरंगा यात्रा लेके निकले थे वो लोग। हाँ, वो तिरंगा यात्रा लेके तब निकले जब कांग्रेस ने घोषणा कर दी थी। जब कांग्रेस बीच ऑपरेशन सिंदूर के बीच में जब जय हिंद यात्रा निकाल रही थी और सेना के समर्थन में यात्राएं निकाल रही थी, उस समय भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्विटर हैंडल राजीव जी 7 मई से लेकर 10 मई तक खामोश क्यों था? उस पर पहलगाम को लेकर कोई बात क्यों नहीं थी? 22 मई से लेकर 22 अप्रैल से लेकर राजीव जी, और 10 मई तक प्रधानमंत्री ने पहलगाम का पी भी अगर अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा हो तो प्रधानमंत्री बताएं, कहीं बात में उन्होंने पहलगाम का पी बोला हो। और उससे पहले बिहार भी जब गए तो वहां जाके उन्होंने पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिया। पाकिस्तान का नाम तो जब राष्ट्र के नाम संदेश दिया राजीव जी तब लिया पाकिस्तान का नाम। तो ये सवाल तो निश्चित तौर पर उठेंगे ही उठेंगे। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो करती है, बिल्कुल राजीव जी, वो उनकी अपनी रणनीति है, ठीक है, उनकी अपनी रणनीति है कि वो राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को और विदेश नीति जो है उसको भी जो अंदरूनी राजनीति है उसके लिए अब इस्तेमाल करते हैं। तो ये उनकी अपनी है, ठीक है, वो अपना करते हैं, लेकिन ये राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा घातक है। क्योंकि आप अंतर्राष्ट्रीय किसी मसले पर अगर देश के अंदर आप करेंगे राजनीति, अब जैसा मोदी जी ने कहा कि साहब हमने जो धमकी हम नहीं सहेंगे और हमने पहले घर में घुसकर मारा, अब हम जो है वो छाती पे चढ़कर या सीने पे चढ़कर मारा है। अब प्रधानमंत्री यहाँ ये बोल रहा है हमारा राजीव जी, हमारे प्रतिनिधि मंडल जो विदेश में है,
तो अब वो हमारे प्रतिनिधि मंडल से सवाल नहीं पूछे जाएंगे कि आपका प्रधानमंत्री तो कह रहा है कि उसने घर में घुसकर भी मारा है और छाती पे चढ़कर भी मारा है, और आप यहाँ बता दें क्या आए हैं भाई? तो यही बताने आए हैं कि आपने घर में घुसकर भी मारा है, छाती पे चढ़कर भी मारा है। तो पाकिस्तान सही कह रहा है कि वो जो विक्टिम है। जी। तो ये राजीव जी ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आप विदेश नीति के मसले पर आप जो अंदरूनी खेल करती हैं वो किस तरीके से बाहर जाके हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा होता है। और राजीव जी देशद्रोह इसी को कहते हैं कि आप राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर और अंतर्राष्ट्रीय मसले जो हैं उनको आप देश के अंदर जब इस्तेमाल करने लगते हैं तो देश के खिलाफ जाकर चीजें खड़ी हो जाती है। तो ये आपके लिए जो है देशद्रोह की श्रेणी में आता है। दूसरा राजीव जी जो आपने जिन एंकरानी का भी जिक्र किया, वो एंकरानी उठ के खड़ी हो गई, उन एंकरानी के साथ सुप्रिया श्रीनेर जो कांग्रेस की ट्रोल आर्मी है उसकी चीफ है, वो एक दिन थी एक दिन, और वो बता रही थी राहुल गांधी ने इन्हीं के लिए कहा था कि चमची ने पूछा था कि वो आम काट के खाते हैं, थकते क्यों नहीं, इस तरीके का कुछ राहुल गांधी ने कहा था। सुप्रिया श्रीनेर ने कहा कि आप जो है प्रबुद्ध पत्रकार है और मुझे मालूम है कि आपकी फिल्मों में भी बहुत दिलचस्पी है। तो राजीव जी अब सर्टिफिकेट मिल ही गया है कि प्रबुद्ध भी हैं और पत्रकार भी हैं, तो बेचारे अजय उपाध्याय जाकर क्या करेंगे? जी खैर, अजय उपाध्याय कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनका जिक्र कर रहे थे यहाँ अमलेंदु जी। लेकिन प्रफुल्ल जी, जरा आपसे भी समझना चाहता हूँ कि क्या यहाँ पर सियासत इसके इर्द गिर्द ही हम देखेंगे या यहाँ ट्रैक चेंज करने की कोशिश करेंगे नरेंद्र मोदी? क्या इससे फायदा नजर आ रहा है अभी तक पिछले एक महीने में ऑपरेशन सिंदूर के बाद से खासकर? क्योंकि मोदी जी, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं क्योंकि मोदी जी को हमेशा कुछ ना कुछ राजनीति चाहिए, राजनीति के लिए कुछ मसाला चाहिए। ये मसाला ठीक ठाक है या आप ट्रैक चेंज करना पड़ेगा? मुझे लगता है वो ट्रैक चेंज करेंगे सर, क्योंकि इस ट्रैक पर आगे कोई गाड़ी है नहीं। वो उस दिन कहानी सुना रहे थे ना, आगे ट्रैक पर जो है सो ट्रैक है नहीं, तो वो लौट आएंगे, वो बदलेंगे रास्ता। दूसरी बात ये है कि अभी जिस प्रकार से कहा गया कि कांग्रेस मध्यम मार्ग, देखिए कांग्रेस की खूबी है, हर लड़ाई में, बौद्धिक लड़ाई में खास करके ये होता है, और इस लड़ाई में तो होता ही, राजनीतिक लड़ाई में तो बात होती ही है। हम जिसके खिलाफ लड़ते हैं, लड़ते लड़ते हम वही हो जाते हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी एक बड़ी पार्टी है, उसका अनुभव बड़ा है, वो जिसको बोलते हैं वेपनाइजेशन ऑफ लॉ नहीं करना चाहती। वो चाहती है कि आनुपातिक ढंग से जितना उन्होंने कहा उनको उतनी शिक्षा मिल गई, भीतर में क्या बात हुई होगी मुझे नहीं मालूम, उससे आगे बढ़ करके, क्योंकि वो कानून के माध्यम से इन एंकरों को सुधार नहीं सकते हैं। अगर उनमें अपना विवेक अगर नहीं है, अगर वे स्थिति को नहीं समझते हैं, तो अब वो कर नहीं सकते हैं। इसलिए वो इन सब बातों में कांग्रेस और खास करके राहुल गांधी उलझना नहीं चाहते हैं, वो सीधे जनता से संबोधित कर रहे हैं। अब आपका जो सवाल था कि ट्रैक चेंज करेंगे कि नहीं करेंगे, अगर ट्रैक चेंज करते हैं तो ये पहुंचेंगे कहाँ? सवाल यहाँ पर है, क्योंकि इनका ट्रैक चेंज करना इनकी पूरी राजनीति के लिए बहुत महंगा पड़ जाएगा। आगे कुआं पीछे खाए का जो मुहावरा है, वो उस मुहावरे के आसपास से पहुंच चुके हैं। अगर चेंज करते हैं तो और गड्ढे में पड़ेंगे, नहीं चेंज करते हैं तो भी राजनीति अब अपने देखिए, हर ऊंचाई के माथे पर एक लिखी हुई ढलान होती है। अब उस ढलान को ये पढ़ रहे हैं जी, जितनी ऊंचाई पर पहुंचनी थी जैसे भी पहुंच चुके हैं। और ठीक है, अमरेंदु सर कह रहे थे कि क्या बताएंगे विदेशों में कि आपने इतना अपनी वीरता का बखान करने यहाँ आए हैं। जी बिल्कुल। प्रशांत जी, क्लोजिंग कमेंट आपसे ज़रा समझना चाहता हूँ कि क्या सचमुच आपको, आप जो अभी इससे पहले वाले उसमें कह रहे थे कि जो मानसून सेशन है वो भी हो सकता है लेट हो। ऐसे अमूमन मानसून सेशन हम लोग देखते हैं कि जुलाई के महीने में इसकी शुरुआत होती है, 20-22 दिनों का ये सेशन होता है। लेकिन आखिर क्यों सत्ता पक्ष जो संसद की कार्यवाही से बचने की कोशिश कर रहा है इस वक्त? इसी बात राजीव जी कि वहाँ विपक्ष को भी मौका मिलता है और वहाँ पे गोदी मीडिया के एंकर नहीं है, मजबूरन ओम बिरला को और धनखड़ जी को, विपक्ष को बुलाना पड़ता है। वो टीवी में दिखाई देता है अनइंटरप्टेड। वहाँ राहुल गांधी बोलेंगे, गौरव गोगोई बोलेंगे, वहाँ कपिल सिब्बल बोलेंगे, वहाँ पे जो है मल्लिकार्जुन खड़गे जी बोलेंगे।
अभिषेक मनु सिंह भी बोलेंगे, तमाम लोग बोलेंगे, और वो विपक्ष महुआ मोइत्रा बोलेंगी, अखिलेश यादव वहां पे हैं, तमाम बड़े लोग हैं जिनको आप सुनेंगे। तो वो जो पूरा अभी जो गोदी मीडिया के जरिए जो आप खड़ा करते हैं तिलिस्म, वो टूटता है पार्लियामेंट के जरिए, और वहां मोदी जी बौने दिखाई देते हैं। वहां वो एयरफोर्स की यूनिफॉर्म का पोस्टर नहीं लगेगा पार्लियामेंट में, वहां जवाब देना पड़ता है। इसलिए मुझे लगता है कि मोदी जी का जिस तरीके से मैं देखता हूं कि वो पार्लियामेंट से बचने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं मणिपुर के मामले पे कब आए और वो भी कैसे आए। दूसरा, राजीव जी, भारत की विदेश नीति को जो बहुत गंभीर बात है, जो हमारे देश के बुद्धिजीवियों को, ब्यूरोक्रेट्स को सोचना चाहिए, भारत की विदेश नीति को लॉन्ग टर्म नुकसान हो गया है जी। 96% एफडीआई में 2025 में 96% गिरावट आई है। हुंडई जा चुका है। एप्पल कैसे ऑपरेट करेगा आप जान सकते हैं ट्रंप के ट्वीट के बाद। अभी पंकज जी कह रहे थे कि तमाम विदेशी कंपनियां अब यहाँ पे सोचेंगी आने को, क्योंकि अगर ट्रंप की यही नीति है तो तमाम कंपनियों के ऊपर उस तरीके की नीति लगाएगा वो। और भारत की विदेश नीति की कमजोरी दिखाई दे गई पूरी दुनिया को। इसका फायदा, इसका जो नुकसान हमको होगा, इसका फायदा कौन उठाएगा? चीन और पाकिस्तान दोनों इस बात को देख रहे होंगे कि भारत की सेना तो जरूर हम पे भारी है, लेकिन भारत की विदेश नीति जो है वो हमारे ऊपर भारी नहीं है। ये उन्होंने देख लिया, और इसको बहुत ऑब्जेक्टिव ढंग से हम लोगों को इसका विमर्श करना पड़ेगा देश को, कि लॉन्ग टर्म नुकसान भारत की विदेश नीति को हो चुका है। 10 साल लगे उसको नुकसान पहुंचाने में, और अब जो ट्रेंड देख रहे हैं कि हमारे पार्लियामेंटेरियंस जा रहे हैं, पूर्व विदेश मंत्री भी जा रहे हैं, और वो उनको भी वहाँ पे वैसा रिसेप्शन नहीं मिल रहा है जैसा कि मिलना चाहिए, जैसा भारत को मिलता रहा है हमेशा से। तो ये जो नरेंद्र मोदी और एस जयशंकर और मैं कहूँ कि शशि थरूर, ये 3 लोगों की टीम है विदेश नीति की। अब ये इस टीम से होगा नहीं, तो विदेश नीति को पे बहुत फोकस जो है वो हमारे थिंक टैंक्स को और ब्यूरोक्रेट्स को, डिप्लोमेट्स को देना चाहिए कि अब कैसे इसको रिपेयर करें। क्योंकि अगर इतनी कमज़ोर विदेश नीति रहेगी तो हमारे आर्थिक हित को नुकसान है और हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान है। कल को छोटे छोटे कंट्री, बांग्लादेश भी अब हमारे ऊपर आंख दिखाएगा, दूसरे और कंट्री भी आंख दिखाएंगे। ये एक बड़ा खतरे की घंटी जो भारत के लिए दिखाई दी है कि भारत के साथ कोई भी खड़ा नहीं हुआ। और ये तभी दिख गया था जब यूरोपियन यूनियन ने मणिपुर के मामले पर रेजोल्यूशन पास किया था। तभी भारत की विदेश नीति एक्सपोज हो चुकी थी कि आप रोक नहीं पाए यूरोपियन यूनियन को, जिससे कि आपके बहुत अच्छे संबंध हुआ करते थे। उसका एक बड़ी वजह राजीव जी ये है कि जिसको यहाँ पे ट्रोल किया जाता है बार बार, वॉशिंगटन पोस्ट को, न्यूयॉर्क टाइम्स को, ये सब बातों का असर होता है। यूरोप, पश्चिमी देशों में डेमोक्रेसीज हैं और उनकी, भारत की देखिए एक डेमोक्रेसी की वजह से, संविधान की वजह से, भारत एक क्षेत्रीय महाशक्ति है, उस वजह से भारत की इज्जत रही है। लेकिन मोदी जी के साथ उनका कल्चरल, जिसको कहें कि मिसमैच है, वो इस, सोचिए कि जैसे ट्रंप का मामला है, ट्रंप को बहुत से लोग यूरोप, पश्चिम के देश नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। जिस तरीके से ट्रंप ने अभी साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट के साथ किया है या जेलेंस्की के साथ किया है,
तो वो पूरी दुनिया में एक संदेश चला गया है कि जी भारत की विदेश नीति अपने न्यूनतम स्तर पर है इस वक्त। अब ये शशि थरूर और एस जयशंकर और मोदी जी के बस का नहीं है काम ये। बिल्कुल बिल्कुल। विदेश नीति हमारी पहले से खराब हो रही थी, अभी एक्सपोज हुई है, अभी एक्सपोज हुई है। पंकज जी 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 पंकज जी, जो आपने मूल सवाल कहा था कि संसद को फेस क्यों नहीं करना चाहते मोदी जी। मोदी जी को एक अलग समस्या है कि बगैर टेलीप्रॉम्प्टर के उन्हें दिक्कत होती है, लेकिन असल चीज ये कि ये अच्छी तरीके से मोदी जी जानते हैं कि उनकी अल्पमत की सरकार है और उनकी बहुत सारी जो नीतियां हैं जिसके कारण उनके जो कथित सहयोगी हैं वो आने वाले विधानसभा चुनाव में जाने में उनको समस्या खड़ी होगी। अभी मानसून सत्र में आपको आयकर बिल के ऊपर बात करनी है, आपको जो सोशल जस्टिस के मसले हैं उसके ऊपर बात करनी है। आपने जो घोषणा कर दी है कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, लेकिन उसका क्या मोड ऑफ एफिडेंटी होगा, इस सबको आपको पार्लियामेंट में चर्चा करनी है। और वो चर्चा कम से कम बिहार के चुनाव में बहुत असर डालने वाली है। इसलिए आयकर वाला मसला और ये भी कई ऐसे मसले हैं, सामाजिक न्याय के, रोजगार का लेकर जो मसला जिसमें मैंने आपको मनरेगा को लेकर है, बेरोजगारी दर को लेकर है, विदेशी निवेश को लेकर है, इन सब मसलों पे मोदी जी पार्लियामेंट को फेस नहीं करना चाहते, इसलिए वो कोई ना कोई ऐसा झंझट उठाएंगे। मालूम पड़ा कि गौरव गोगोई की पत्नी पाकिस्तान गई थी इस मसले पर, वो पूरे सत्र को बर्बाद कर दी। जी जी बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे ही कुछ ये उधम काटना है उनको पार्लियामेंट में अब। जी जी प्रशांत जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? जी प्रशांत जी, बात पे एक बात जोड़ना चाह रहा हूँ राजीव जी। कल मैं वक्फ के कानून पर एक बड़ी बैठक दिल्ली में हुई है, जिसमें कि पॉलिटिकल पार्टीज भी थी, सिविल सोसाइटी के लोग भी थे। कम से कम 10 अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के सांसदों ने वहाँ भाषण दिए और जो वहाँ पे राय निकल कर आई वो बड़ी खतरनाक है, जो पंकज जी जिस तरह इशारा कर रहे हैं। बिहार के चुनाव में वक्फ कानून को लेकर तमाम मुस्लिम सिविल सोसाइटीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अलग अलग पार्टियों के डेरा डालने जा रहे हैं महीनों। ये परेशानी की बात नीतीश कुमार के लिए पैदा हो गई है, वो पासवान के लिए पैदा हो गई है कि अब इनको सोचना होगा। वहां पे इन लोगों के नाम लेके बातें हुई हैं, तो ये एक नई परेशानी आएगी, इस पे आगे हम लोग चर्चा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, चर्चा बहुत कुछ करेंगे। और देखिए पिछले एक महीने से दोस्तों हम लोग लगातार पहलगाम की घटना के बाद से हम लोग खुद गए भी वहाँ का जो सूरत हाल है वो हम आपको दिखाने की कोशिश उस दौरान हम लोगों ने की भी। अब एक महीने के बाद भी अगर पहलगाम और लेकिन पहलगाम से इतर पहलगाम में जो कुछ हुआ उसका क्या रिजल्ट है, 4 आतंकियों की बात होती थी, वो 4 आतंकी कहाँ हैं, ये सवाल अभी पूछे जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ये सवाल खुलकर पूछ रही है तो बीजेपी परेशान होती है। लेकिन दूसरी तरफ इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने बहुत क्लियर वे में आई हैं जो पहले फेडेड थीं। जैसे भारत की विदेश नीति वो बिल्कुल क्लियर है। भारत की ताकत, सामरिक ताकत, और इस ताकत में कितने देश इनके साथ, भारत के साथ, हम अपने साथ हैं, ये समझना। और साथ साथ नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो पिछले 10-12 साल में, 11वां साल अब पूरा हो जाएगा उनका जून में, इतने 11 साल में नरेंद्र मोदी ने भारत को कहां पहुंचाया। उसके बाद फिर मीडिया कैसे एक्सपोज है, और खासकर जिस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष चल रहा था उस समय मीडिया का क्या रोल था। और इन सब के बीच हमारे इस अंदरूनी या दो देशों के बीच की लड़ाई या संघर्ष या जो भी कह लें कॉन्फ्लिक्ट, इसमें तीसरे देश का आना, और उसमें भी बहुत ही उतावलेपन के साथ अगर नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं तो उसकी आखिर किस बेस पर वो दिखाई दे रहे हैं। माफी चाहूंगा, डोनाल्ड ट्रंप दिखाई दे रहे हैं तो किस बेस पर दिखाई दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप रोज धमकियां देते हैं, हर दूसरे दिन धमकियां देते हैं, आखिर क्यों? नरेंद्र मोदी इस पर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? बहुत सारे सवाल हैं जो धीरे धीरे एक्सपोज होंगे नरेंद्र मोदी, लेकिन जवाब नहीं मिलेगा, ये भी आप जान के रखिए। मुझे नहीं लगता, हमारे 4 साथी यहाँ मौजूद हैं, कि नरेंद्र मोदी जी इन सवालों का जवाब देंगे।
क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने आज तक कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, न कोई सवाल का जवाब दिया, कोई ऐसे सवाल, भारी भरकम सवाल जो उनको परेशान करते हों, उन सवालों से वो बचने की कोशिश करते हैं। ये पूरी भाजपा करती है ऐसे, तो ये सवाल आएंगे, इनका जवाब भी नहीं मिलेगा। लेकिन आपको, हमको ये समझना होगा कि ऐसे सवालों के इर्द गिर्द बहुत कुछ ऐसा है जो देश को थोड़ा पीछे लेकर जा रहा है, और ये समझने की ज़रूरत है। और इसके बाद फिर धीरे से आप शिफ्ट हो जाएंगे बिहार चुनाव पे, जिसके बारे में अभी प्रशांत टंडन जी कह रहे थे। बिहार चुनाव पे शिफ्ट हो जाएंगे, सब कुछ फोकस, सब और सारी चीज़ें होंगी बिहार पे और बिहार की सियासत। और इन सब के बीच वो जातिगत जनगणना कहाँ है, ये भी पूछा जाएगा। वो तो बिल्कुल ही किनारे है, क्योंकि थोड़ी बहुत जो चर्चा हो जाती थी वो अचानक इसकी घोषणा हो गई, और वो कहाँ है आज की तारीख में। एक और पहले बात होती थी वन नेशन वन इलेक्शन की, वो भी कहाँ है पता नहीं, क्योंकि इन चीज़ों को हमने हेडलाइंस मैनेजमेंट की तरह यूज किया है, करते हुए देखा, आपने देखा, इसलिए ये बात मैं कह रहा हूँ। चलिए, लेकिन इन सब पे बहुत चर्चा हम करेंगे आने वाले समय में। मगर कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के नेता और खासकर संजय राउत का जो बयान दिखाया था, जो खुलकर राहुल गांधी का साथ देते हुए नजर आ रहे थे, उमर अब्दुल्ला खुलकर राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, जहां कल राहुल गांधी जा रहे हैं, पुंछ जा रहे हैं राहुल गांधी। और अभी भी एक सलाह, बिन मांगी सलाह ये है कि इंडिया गठबंधन को और मजबूत करने की ज़रूरत है, और उसमें राहुल गांधी की भूमिका महती हो सकती है, बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। मल्लिकार्जुन खड़गे की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। ये बातें यहाँ जोड़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर विपक्ष एकजुट नहीं होगा तो सत्ता पक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के पास जो भोंपू मीडिया है, वो सत्ता पक्ष का बहुत बड़ा साथ देता हुआ नज़र आ रहा है। आप लोग समझ रहे हैं। प्रचार तंत्र अगर आपका मजबूत नहीं है, आप प्रचार नहीं कर रहे, बहुत अच्छी फिल्म बना लीजिए, लेकिन प्रचार आपको करना होगा, भोंपू तो बजाना ही होगा, तभी तो लोग आएंगे घरों से बाहर निकल के फिल्म सिनेमा हॉल तक। तो इसीलिए आपको भोंपू बनाने के लिए और उसके लिए आप तैयार कीजिए। सिर्फ राहुल गांधी जी के यूट्यूब चैनल से काम नहीं चलने वाला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।